हेलो फ्रेंड, भारतीय स्टडी कैंपस में आपका स्वागत है। चलिए इस वीडियो में बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग का जो 5000 क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट किए हैं। तो इस वीडियो में कवर करेंगे स्टील डिज़ाइन, जिसका ये पार्ट फर्स्ट है। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैं बता दूं, इसमें मैंने जितना भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं आईएएस का प्रीवियस ईयर पेपर 1995 से 2020 तक का जितना भी बेस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन था, हम क्या किए हैं इसमें कवर किए हैं। इससे पहले मैंने कुछ पेपर अपलोड कर दिए, जो नहीं देखे हैं आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। इसके जस्ट बाद हम जो है स्टील का नेक्स्ट पार्ट जो है जल्द ही अपलोड करने वाले हैं। तो ये जितना भी वीडियो है सभी हेल्पफुल होगा सिविल इंजीनियरिंग का जितना अपकमिंग एग्ज़ाम है, यानी सिविल इंजीनियरिंग का जितना एग्ज़ाम आने वाला है वो सभी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग के हेल्प से ही मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। तो प्लीज़ हेल्प ज़रूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, क्योंकि 100 क्वेश्चन का सेट में बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम होता है। तो प्लीज़ आप लोग भी ज़रूर हेल्प करें। तो जिनको स्पीड लगे वीडियो का स्लो या ज़्यादा, आप अपने अनुसार मेंटेन करके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सेट का पहला क्वेश्चन देखेंगे, द कार्बन कंटेंट ऑफ ए स्ट्रक्चर स्टील इज। तो देखिए यहाँ पे बात कर रहा है जो स्टील का जो है कार्बन कंटेंट का रेंज क्या होता है। तो इसका जो रेंज होता है 0.20 से 0.25% के बीच में। तो यहाँ यदि हम ऑप्शन में देखें तो इसका जो रेंज है 0.10 से 0.25%, तो यानी इस रेंज के बीच में लाई कर रहा है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी। इसके अलावा यदि हम बता दें, कार्बन कंटेंट जिस स्टील का ज़्यादा होगा उसका स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बट उसका डक्टिलिटी क्या हो जाता है, घट जाता है। तो पहला का सही ऑप्शन हो गया, ये हो गया बी। सेकेंड नंबर देखेंगे, द मोमेंट रोटेशन कर्व शो इन द फिगर इज डेट ऑफ ए। यहाँ पे देखिए हमको कर्व दिया हुआ है, बोल रहा है ये किस ज्वाइंट को शो कर रहा है। तो यदि हम मोमेंट रोटेशन से यदि डायग्राम ड्रॉ करें, उसमें हम हर एक कर्व को दिखा दें, तो उसके बाद आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा ये किस ज्वाइंट को शो कर रहा है। तो चलिए यहाँ पर हम मान लेते हैं ये मोमेंट है, ये मेरा क्या हो गया, रोटेशन हो गया। यहाँ यदि हम कर्व लें तो ये जो कर्व मेरा दिखाता है ये दिखाता है रिजिड ज्वाइंट को, ठीक है। उसके बाद यदि हम इस कर्व की बात करें तो ये जो हमको दिखाता है सेमी रिजिड ज्वाइंट को, ठीक है। उसके बाद यदि हम नेक्स्ट बात करें इसको, तो ये जो दिखाता है फ्लेक्सिबल ज्वाइंट को, और उसके बाद जो हमको है ये लाइन जो दिखाता है क्या, ये दिखाता है पिन ज्वाइंट को, ठीक है, पिन ज्वाइंट को। तो यहाँ हमको पूछ रहा है इस कर्व के बारे में, यानी इस कर्व को दिखा रहा है। तो ये जो हो गया मेरा सेमी रिजिड ज्वाइंट, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया डी। इसके अलावा रिजिड ज्वाइंट का आपको पता चल गया, ये हो गया रिजिड ज्वाइंट, ये मेरा हो गया क्या, फ्लेक्सिबल ज्वाइंट, और ये मेरा हो गया पिन ज्वाइंट। दूसरा का सही ऑप्शन हो गया, ये हो गया डी। थर्ड नंबर देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। यहाँ पे बात कर रहा है जो कौन सा पेयर करेक्टली मैच कर रहा है। यदि हम देखें पहला ट्रस, तो ट्रस में मेन रूप से क्या होता है, शॉर्टनिंग का प्रॉब्लम होता है। तो इसका जो सही होगा ये, यानी ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। उसके बाद यदि हम बीम को देखें तो बीम में मेरा क्या होता है, बेंडिंग होता है। तो यानी ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। उसके बाद यदि हम कॉलम को देखें तो कॉलम में मेन रूप से क्या होता है, बकलिंग होता है, यानी ऑप्शन सी मेरा क्या है, करेक्ट है। उसके बाद यदि हम डी को देखें तो डी है शाफ्ट, तो शाफ्ट में क्या होता है, ट्विस्टिंग होता है। तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो थर्ड का जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया सी, यानी कॉलम में बकलिंग मेन रूप से शो करता है, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर देखेंगे। 4 में हमको दिया हुआ है द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ ए कोल्ड ड्राइंग स्टील वायर। तो देखिए यहाँ पे बात करता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो होता है कोल्ड ड्राइंग स्टील वायर का, ये क्या होता है, ज़्यादा होता है जब हम क्या करते हैं, डाया और बार को भी क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। तो देखिए यदि हम एक बात करते हैं कोल्ड ड्राइंग स्टील, एक बात करते हैं हॉट ड्राइंग स्टील। तो हॉट में क्या होता है, इसको हम हीट करके उसके बाद वायर में कन्वर्ट करते हैं, और यहाँ पे यदि कोल्ड की बात कर रहा है तो इसको हीट करके नहीं करते, ये ठंडा जो रहता है स्टील उसमें ही क्या करते हैं, वायर को में कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें देखिए जब हम क्या करेंगे, डाया को रिड्यूस करेंगे तो इसका फिर भी क्या होगा, अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज रहेगा, ठीक है। तो 4 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी इंक्रीज विथ रिडक्शन इन द डायमीटर ऑफ द बार। 5 नंबर देखेंगे। यहाँ पे हमको मैच कराने के लिए दिया हुआ है, प्रॉपर्टीज दिया हुआ है और स्ट्रेस पॉइंट दिया हुआ है, बोल्ड है इसको मैच कराने। तो चलिए हम इसको जूम करते हैं और देखते हैं कौन सा पॉइंट जो है किस प्रॉपर्टीज को लाइक कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम पॉइंट 1 की बात करें तो ये जो हमको दिखाता है रप्चर स्ट्रेंथ को, और पॉइंट 2 जो हम देखेंगे तो ये दिखाता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ को। और यदि हम पॉइंट 3 की बात करें तो ये हमको दिखाता है इल्ड पॉइंट को, और पॉइंट 4 देखें तो ये दिखाता है मेरा प्रोपोर्शनलिटी लिमिट को। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 5 का, ये हो जाएगा मेरा क्या, सी, मतलब ए का 3, बी का 4, सी का 2 एंड डी का
1। 6 नंबर देखेंगे, इन द केस ऑफ स्ट्रक्चर स्टील सेक्शन द मिनिमम रेशियो ऑफ थिकनेस ऑफ एलिमेंट इन कंप्रेशन इन द टर्म ऑफ देयर आउटस्टैंडिंग लेंथ इज स्पेसिफाइड टू प्रिवेंट। यहाँ पे देखिए बात कर रहा है स्ट्रक्चर स्टील सेक्शन की, जिसमें मिनिमम रेशियो ऑफ क्या होता है, थिकनेस ऑफ एलिमेंट इन कंप्रेशन। तो इस टर्म में हम बात करें तो आउटस्टैंडिंग लेंथ जो मेरा स्पेसिफाई होता है टू प्रिवेंट करता है किससे, लोकल बकलिंग से। ठीक है, तो 6 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। 7 नंबर देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ डिजाइन इज नॉट सुटेबल फॉर स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू इम्पैक्ट एंड फटीग। देखिए यहाँ पर बात कर रहा है जो ये कौन सा डिजाइन है जो इम्पैक्ट एंड फटीग लोड के लिए सुटेबल नहीं है। यानी इम्पैक्ट और फटीग लोड का मतलब हुआ रोटेशन लोड जो हमको पड़ते रहता है, तो इसमें जो है प्लास्टिक डिजाइन क्या होता है, सुटेबल नहीं होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी। 8 नंबर देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एल्युमिनियम इज बीइंग इंक्रीजली यूज फॉर स्ट्रक्चरल पर्पस बिकॉज। यहाँ पे देखिए बात कर रहा है आजकल जो एल्युमिनियम का यूज जो है स्ट्रक्चर पर्पस के लिए ज़्यादा हो रहा है, इसका रीजन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको स्टेटमेंट दिया हुआ है, वो हम देखेंगे जो कौन सा सही है कौन सा गलत है। यानी पहला स्टेटमेंट हम देखें, पहला दिया हुआ है इट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डबल दैट ऑफ स्टील। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। क्योंकि यदि हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील की बात करें तो ये जो मेरा होता है स्टील का जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, ये मेरा क्या होता है स्टील का, ये होता है 3 टाइम्स होता है क्या, एल्युमिनियम से। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। उसके बाद हम दूसरा की बात करें, दूसरा हम दिया हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज हाफ दैट ऑफ स्टील। यानी बोल्ड है एल्युमिनियम का थर्मल एक्सपेंशन हाफ है स्टील से। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन ऑफ स्टील की यदि हम बात करें, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ एल्युमिनियम की, तो ये जो मेरा होता है 2 टाइम्स होता है किससे, स्टील से। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, मेरा गलत हो गया। उसके बाद यदि हम थर्ड स्टेटमेंट देखें, यानी पहला दूसरा क्या है, मेरा गलत है। थर्ड देखें, इट रिक्वायर्ड लेस मेंटेनेंस। तो देखिए ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि एल्युमिनियम जो है मेंटेनेंस बहुत ही कम होता है। ठीक है, उसके बाद हम फोर्थ की बात करें, द स्ट्रेंथ टू यूनिट वेट रेशियो ऑफ एल्युमिनियम इज हाई। मतलब यूनिट वेट रेशियो के रिस्पेक्ट में यदि हम चेक करें तो एल्युमिनियम का स्ट्रेंथ क्या होता है, हाई होता है। इसीलिए क्या होता है, उसका मेन स्ट्रक्चरल पर्पज से ज़्यादा यूज हो रहा है। यानी इसमें मेंटेनेंस भी कम होता है, उसका जो है स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होता है। यानी पहला गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया, तीसरा एंड चौथा क्या सही है। तो 8 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी। उसका हम 9 नंबर देखेंगे। 9 में हमको मैच कराने के लिए दिया हुआ है, तो चलिए हम इसको जूम करके देखते हैं। यहाँ पे हमको दिया हुआ है क्या, फॉर कंप्रेशन मेंबर कैरिंग डेड एंड सुपर इम्पोज लोड। तो देखिए जब हम कंप्रेशन मेंबर की बात करें या टेंशन मेंबर की बात करें, जब डेड या सुपर इम्पोज लोड होता है तो उसमें कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, ये मेरा हो गया सिलेंडरनेस रेशियो। ठीक है, उसके बाद यदि बी पॉइंट की बात करें, यहाँ पे दिया हुआ है फॉर मेंबर कैरिंग कंप्रेशन लोड ड्यू टू वाइंड या सेस्मिक फोर्स ओनली। तो यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे कंप्रेशन हो तो उस केस में वाइंड और सेस्मिक लोड के केस में इसका जो होता है वैल्यू सिलेंडरनेस रेशियो का ये होता है 250। ठीक है, अब यहाँ पे सी में दिया हुआ है फॉर मेंबर कैरिंग टेंशन बट इन विच द रिवर्सेबल स्ट्रेस अकर्स ड्यू टू वाइंड या सेस्मिक फोर्स। तो यहाँ पे यदि टेंशन मेंबर की बात कर रहा है और इसमें वाइंड या सेस्मिक फोर्स आ रहा है तो इसका सिलेंडरनेस रेशियो होता है 350। तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया क्या, 1। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम 9 नंबर की बात करें तो 9 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी ए का 2, ए का 2, बी का 3 एंड सी का 1। उसका हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में हमको दिया हुआ है 10 नंबर में, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाई टू 4 डिजिट डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। यहाँ पे हमको बात कर रहा है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, बोल्ड है 4 डिजिट डिजाइन के लिए ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के लिए कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो 10 का यदि हम देखें तो पहला स्टेटमेंट है इन कनेक्शन आर कैपेबल फॉर ट्रांसमिटिंग मोमेंट। ठीक है, तो देखिए इसमें रिजिड डिजाइन में क्या होता है, इंड कनेक्शन कैपेबल होता है ट्रांसमिटिंग मोमेंट के लिए। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। उसके बाद सेकंड की हम बात करें, सेकंड में एंगल बिटवीन मेंबर एट द जॉइंट डज नॉट चेंज। तो देखिए एंगल जो मेंबर का जॉइंट का होता है ये रिजिड जॉइंट में क्या होता है, फिक्स्ड होता है, यानी चेंज नहीं होता है। ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। उसके बाद थर्ड की बात करें, द स्ट्रक्चर इज एज्यूम टू बी पिन जॉइंट। तो देखिए जब रिजिड जॉइंट की बात करेगा तो पिन जॉइंट तो नहीं होगा क्योंकि इसमें रोटेशन होता है। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा गलत हो जाएगा। उसके बाद 4 की बात करें,
रिडक्शन इन द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन परमिट टू प्रोवाइड ए डिग्री ऑफ डायरेक्शन फिक्सिनिटी। यहाँ पे देखिए बोल रहा है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, परमिट द फोर्स ऑफ द डिग्री ऑफ डायरेक्शन। ये भी क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे हम बात जो करते हैं मतलब बेंडिंग मोमेंट की रिजिड जॉइंट में नहीं करते। ठीक है, तो 10 का जो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो 10 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, बी, यानी 1 और 2 क्या सही है। ठीक है, उसके बाद हम 11 नंबर देखेंगे। 11 में हमको दिया हुआ है ऑन द ऑर्डर ऑफ इलोंगेशन विच इज स्पेसिमेन ऑफ माइल्ड स्टील अंडर गोज बिफोर फ्रैक्चर। तो देखिए यहाँ पे यदि इलोंगेशन की बात करें, माइल्ड स्टील जब बिफोर फेल्योर होता है तो मैक्सिमम जो स्ट्रेन जो मेरा इंक्रीज होता है इस टाइप से, ये मेरा कितना 10% जाता है। ठीक है, तो 11 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, सी। उसका हम 12 नंबर देखें। 12 में हमको 12 नंबर देखेंगे, फॉर स्टील स्ट्रक्चर प्रोपोर्शनल यूजिंग प्लास्टिक डिजाइन द वर्किंग लोड, डेड लोड एंड इम्पोज्ड लोड शुड बी मल्टीप्लाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनिमम लोड फैक्टर। तो यहाँ पर देखिए मिनिमम लोड फैक्टर की बात कर रहा है, जब डेड लोड इम्पोज्ड लोड हो। देखिए अकॉर्डिंग टू IS कोड 800/1984 के अनुसार देखें तो प्लास्टिक डिज़ाइन के लिए जो हम स्ट्रक्चर में स्टील में यूज करते हैं, ये डेड लोड इम्पोज लोड के लिए यानी मिनिमम लोड फैक्टर जो हम यूज करते हैं 1.7। ठीक है, तो 12 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। 13 नंबर देखेंगे, सम स्टील डू नॉट शो यील्ड प्लेट्यू एंड शो कंटिन्यूअस कर्व फॉर सच स्टील, हाउ इज द यील्ड स्ट्रेंथ ऑब्टेन। यहाँ पे देखिए बात कर रहा है कुछ स्टील जो है यील्ड प्लेट्यू को नहीं शो करता है, ये कंटिन्यूअस कर्व को दिखाता है। तो उस स्टील के लिए बता रहा है जो यील्ड स्ट्रेंथ कैसे ऑब्टेन करेगा। तो यदि इसका हम देखें, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए, यानी बाय ड्रॉइंग 0.2% ऑफसेट ऑफ स्ट्रेन। ठीक है, तो इसका सही हो गया ए। यदि इसका डायग्राम देखें तो कुछ इस टाइप से बनेगा, मतलब ये कंटिन्यूअस कर्व को शो करेगा और ये जो स्ट्रेन दिखाएगा कितना पे 0.2%। ठीक है, ये मेरा स्ट्रेन हो गया और ये हो गया स्ट्रेस हो गया। ठीक है, इसका हो गया ए। उसका हम 14 नंबर देखेंगे। 14 में हमको दिया हुआ है डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे हमको बोल रहा है द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर माइल्ड स्टील सब्जेक्टेड टू टेंसाइल लोड इज गिवन, नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे फिगर से रिलेटेड हमको क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पे देखिए हमको ये जो फिगर दिया हुआ है इसके लिए पहला स्टेटमेंट है द डायग्राम रिप्रेजेंट एवरेज स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। तो देखिए ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये माइल्ड स्टील का जो डायग्राम है एवरेज स्ट्रेस स्ट्रेन को दिखाता है। ठीक है, तो ये सही हो गया। दूसरा दिखाता है द डायग्राम रिप्रेजेंट एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। तो देखिए ये गलत है, क्योंकि एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को नहीं दिखाता है। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें थर्ड को, ए रिप्रेजेंट अपवर्ड यील्ड पॉइंट। तो यदि ए पॉइंट को देखें ये हमको दिखाता है अपवर्ड यील्ड पॉइंट, तो ये भी क्या है, सही है। उसका यदि हम बात करें 4 पॉइंट की, तो बी रिप्रेजेंट लोअर यील्ड पॉइंट, तो बी हमको दिखाता है लोअर यील्ड पॉइंट, ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें 14 की, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, 1, 3 और 4 क्या है, सही है। यानी इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी। 15 नंबर देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ यील्ड स्ट्रेस एज ए परमिसेबल स्ट्रेस फॉर स्टील मेंबर। देखिए यहाँ पे बात कर रहा है जो सभी हमको स्ट्रेस दिया हुआ है, बोल रहा है कौन सा जो है यील्ड स्ट्रेस से इंडिपेंडेंट है। यदि हम एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस की बात करें परमिसेबल का, तो ये जो मेरा वैल्यू होता है 0.6 FY। ठीक है, ये मेरा क्या होता है FY, ये होता है यील्ड स्ट्रेस, यानी ये जो डिपेंड कर रहा है यील्ड स्ट्रेस पे। तो इसका यदि हम बात करें मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की, तो इसका जो होता है 0.45 FY, तो ये भी क्या हो रहा है, यील्ड स्ट्रेस पे डिपेंड कर रहा है। बेयरिंग स्ट्रेस की बात करें, इसका जो वैल्यू होता है 0.75 FY, ये भी क्या है, यील्ड स्ट्रेस पे डिपेंड कर रहा है। यदि हम स्ट्रेस इन स्लैब बेस की बात करें, तो इसका जो होता है परमिसेबल स्ट्रेस, ये होता है 185 मेगापास्कल, यानी ये जो है यील्ड स्ट्रेस से क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी। उसको हम 16 नंबर देखें। 16 में हमको दिया हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे हमको स्टेटमेंट दिया हुआ है कंपेयर टू माइल्ड स्टील एल्युमिनियम है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है स्टील से कंपेयर करने के लिए एल्युमिनियम को। तो इसका जो पहला है स्टेटमेंट लेसर डक्टिलिटी, तो ये बात सही है, क्योंकि एल्युमिनियम का डक्टिलिटी क्या होता है,
कम होता है माइल्ड स्टील के रिस्पेक्ट में। उसके बाद है सेकेंड लेसर वैल्यू ऑफ यंग मॉडल्स, तो ये भी सही है क्योंकि यंग मॉडल्स का वैल्यू भी क्या होता है स्टील के रिस्पेक्ट में कम होता है एल्युमिनियम का। उसका हम थर्ड स्टेटमेंट देखें तो थर्ड में हमको दिया हुआ है लेसर टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो ये भी क्या है सही है। उसका 4 है नो डिफिनिट यील्ड पॉइंट, तो ये भी क्या है सही, यानी इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या सी। ठीक है, उसका 17 की बात करें तो 17 में हमको दिया हुआ है व्हाट इज द अलाउबल डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रक्चर स्टील अप्रॉक्सीमेटली, जहाँ पे Fy इज द क्या है यील्ड स्ट्रेस या प्रूफ स्ट्रेस की बात करें। यहाँ पे देखिए टेंसाइल स्ट्रेस की बात कर रहा है, इससे पहले भी हम देखे थे टेंसाइल स्ट्रेस के लिए क्या था फार्मूला यील्ड स्ट्रेस के टर्म में ये होता है 0.6 Fy, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या बी। 18 नंबर देखेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यहाँ पे देखिए हमको दिया हुआ है स्टील स्ट्रक्चर आइडियली सूटेबल फॉर इम्पैक्ट लोड बिकॉज दे हैव हाई। यहाँ पे देखिए बात कर रहा है स्टील स्ट्रक्चर सूटेबल है इम्पैक्ट लोड के लिए क्योंकि इसका जो है टफनेस वैल्यू जो है क्या है हाई है, यानी 18 का सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए। उसके बाद हम 19 की बात करें, 19 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टील सेक्शन शुड बी प्रेफर बी यूज टू प्लेस वेयर टॉर्सन अकर्स। देखिए टॉर्सन के केस में जो है बॉक्स टाइप सेक्शन जो है ज़्यादा सूटेबल होता है, तो 19 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए। 20 नंबर देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, तो पहला स्टेटमेंट हमको दिया हुआ है ए स्टील स्ट्रक्चर डिजाइनर कैन गारंटी द सेफ्टी ऑफ स्ट्रक्चर। तो देखिए स्टील स्ट्रक्चर डिजाइनर जो है कभी क्या होता है सेफ्टी का गारंटी नहीं देता है, तो ये क्या हो गया गलत हो गया। सेकेंड है वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर ऑफर ए सेफर एंड इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर, ये भी क्या है गलत है क्योंकि ये अनइकोनॉमिकल होता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड। ठीक है, उसके बाद हम थर्ड की बात करें, थर्ड में दिया हुआ है स्ट्रेंथ एंड सर्विसिबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड ऑन अकाउंट ऑफ सेवरल अनफोर्सिन फैक्टर। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है सही है क्योंकि हम क्या कर सकते हैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, तो 20 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या बी, यानी ओनली 3 क्या है सही है। उसका हम 21 देखेंगे, 21 में हमको दिया हुआ है ये स्टील प्लेट इज 21 देखेंगे स्टील प्लेट इज 30 cm वाइड एंड 10 mm थिक, ए रिवेट ऑफ नॉमिनल डायमीटर 18 mm इज ड्राइवन, द नेट सेक्शनल एरिया ऑफ द प्लेट इज। यहाँ पे देखिए हमको बोल रहा है नेट सेक्शनल एरिया निकालने के लिए, नेट सेक्शनल एरिया का निकालने के लिए हम क्या करते हैं ग्रॉस एरिया माइनस क्या करते हैं डाया इंटू थिकनेस को हम क्या करते हैं घटा देते हैं, तो ये मेरा क्या आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा डाया को होल निकालना पड़ेगा, ये नॉमिनल डाया दिया हुआ है तो डाया पे यदि हम होल निकालते हैं तो ये मेरा क्या होता है नॉमिनल डाया है प्लस क्या करेंगे 1.5 हम क्या करेंगे इसमें ऐड कर देंगे। जब हम डाया मेरा होता है क्या 25 mm से लेस होता है तो उसमें 1.5 ऐड करते हैं, जब उससे ज़्यादा होता है तो क्या करते हैं 2 ऐड करते हैं, इसका होल का डाया आ जाएगा मेरा 19.5। उसके बाद यदि हम बात करें नेट सेक्शनल एरिया की, नेट सेक्शनल एरिया यदि बात करें तो ग्रॉस एरिया होता है और ग्रॉस एरिया मेरा क्या होगा 30 cm वाइड है और 10 mm क्या है थिक है। तो यहाँ पे देखिए हम एरिया निकालेंगे तो सेंटीमीटर में, तो इसको हम क्या करेंगे सेंटीमीटर में ले जाएंगे तो 1 हो जाएगा, यानी ग्रॉस एरिया जो मेरा आ जाएगा 30 × 1 और माइनस जो मेरा डाया है कितना 19.5। अब मैं इसमें से हम क्या करेंगे थिकनेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 19.5 × 1 कर देंगे क्योंकि उसको हम क्या किया सेंटीमीटर में लेंगे। तो ये जो मेरा आ जाएगा फाइनली वैल्यू ये आ जाएगा 28.05 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 21 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। उसके बाद हम 22 देखेंगे, 22 में है द कॉमन एजम्पशन दैट ऑल रिवेट शेयर इक्वली ए नॉन इसेंट्रिक लॉड इज वैलिड लॉड। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम बात कर रहे हैं कॉमन एजम्पशन लेते हैं रिवेट के लिए शेयर इक्वली नॉन इसेंट्रिक लॉड इज वैलिड लॉड, तो 22 का जो यदि हम देखें सही ऑप्शन तो ये जो हो जाएगा मेरा क्या डी, यानी इक्वल टू होता है फेल्योर लॉड का। ठीक है, तो इसका जो हो गया सही डी। 23 देखेंगे ए माइल स्टील फ्लैट सब्जेक्टेड टू ए टेंसाइल फोर्स ऑफ 84 टन इज कनेक्टेड टू ए गसेट प्लेट यूजिंग रिवेट इफ द फोर्स रिक्वायर्ड टू शेयर ए सिंगल रिवेट and to crush the rivet and the tear to
प्लेट पर पिच लेंथ आर 5000, 8000 एंड 6000 kg रिस्पेक्टिवली, देन द नंबर ऑफ रिवेट रिक्वायर्ड। यहाँ पर देखिए हमको बोला नंबर ऑफ रिवेट निकालने के लिए, तो नंबर ऑफ रिवेट निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिवेट वैल्यू निकालेंगे और रिवेट वैल्यू को फोर्स में डिवाइड कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ रिवेट आ जाएगा। तो देखिए रिवेट वैल्यू जो मेरा होता है ये होता है क्या, मिनिमम जो है ये जो होता है शेयरिंग और स्ट्रेस, बेरिंग स्ट्रेस और टेयरिंग स्ट्रेस में जो मिनिमम होगा वो वैल्यू होगा, यानी 5000 यहाँ पे देखें, 8000 देखें और 6000 देखें, इसमें से जो मिनिमम होगा वही मेरा क्या होगा, रिवेट वैल्यू होगा। तो यहाँ 5000 मिनिमम है, ये मेरा हो गया क्या, रिवेट वैल्यू। अब यदि हम नंबर ऑफ रिवेट की बात करें, नंबर ऑफ रिवेट की, तो ये जो मेरा होता है फोर्स बट्टे रिवेट वैल्यू, यानी फोर्स हमको कितना दिया हुआ 84 टन, तो 84 लिख देंगे और 1 टन बराबर होता है 1000 kg, तो यानी हम 000 यहाँ करेंगे, बैठा देंगे। उसके बाद हम 5000 से यदि डिवाइड कर दें तो ये मेरा हट के कितना आ जाएगा, 16.8 के आसपास आ जाएगा, यानी अप्रॉक्स कितना, हम 17 रिवेट क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो 23 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी। 24 देखेंगे, इन ए फिलेट वेल्ड द वीकेस्ट सेक्शन इज द, बोल्ड है यहाँ पे फिलेट वेल्ड में जो है सबसे कमज़ोर सेक्शन कौन सा होता है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी थ्रॉट ऑफ द फिलेट जो है क्या है, फिलेट वेल्ड में सबसे वीकेस्ट सेक्शन है, ठीक है, इसका हो गया बी। 25 देखेंगे, इन द डिजाइन ऑफ फ्रेम कनेक्शन द रिवेट या बोल्ट कनेक्टिंग द वेब ऑफ द बीम द कनेक्टिंग एंगल आर सब्जेक्टेड टू। तो देखिए यहाँ पे बात कर रहा है, जब हम वेब से क्या करते हैं, मान लीजिए वेब है, इसमें हम क्या करते हैं, फ्रेम को कनेक्ट करते हैं, तो इसमें दोनों साइड से हम बोल्ट या रिवेट को क्या करते हैं, सेट करते हैं। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी डबल शेयरिंग एंड बेरिंग ऑन द वेब, ठीक है। उसका हम 26 देखें, 26 में दिया हुआ है द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द फिलेट वेल्ड। तो देखिए इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड जो होता है टोटल लेंथ -2 इंटू वेल्ड साइज, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी। उसके बाद 27 की बात करें तो 27 में हमको दिया हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट हमको यहाँ पर दिया हुआ है, टू इंसर्ट ए 18 mm नॉमिनल डाया रिवेट 29.5 mm रिवेट होल इज मेड। तो देखिए हम बात किए थे 25 mm से जब डाया ज़्यादा होगा नॉमिनल, तो उसमें क्या होता है 2 mm जुड़ जाता है, यानी कितना हो जाएगा 13 mm जो मेरा हो जाएगा डाया ऑफ होल। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। उसके बाद बात कर रहा है प्रोविजन इज मेड टू अलाउ टेम्परेचर एक्सपेंशन ऑफ द बोल्ट, यानी ये जो ऊपर जो प्रोविजन दिया हुआ ये बोल्ट है अलाउबल जो है किसके, टेम्परेचर एक्सपेंशन ऑफ बोल्ट के लिए, ये भी क्या है, गलत है। ये जो मेन रूप से दिया हुआ है क्या, इजी अलाइनमेंट ऑफ बोल्ट के लिए, ठीक है। तो 27 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है, ठीक है। 28 देखेंगे, इन ए डायमंड रिवेटिंग फॉर प्लेट ऑफ विड्थ बी एंड रिवेट डायमीटर डी द इफिशियंसी ऑफ द जॉइंट इज गिवन बाय। यहाँ पर देखिए हमको बोल रहा है इफिशियंसी ऑफ जॉइंट निकालने के लिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट जो ले लेंगे जिसमें हम डाया डिडक्ट करते हैं, बट स्ट्रेंथ ऑफ जो प्लेट जो सॉलिड प्लेट है उसका ले लेंगे, तो ये दोनों का रेशियो करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी आ जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं, यानी एफिशिएंसी बराबर देखें बी माइनस डी इंटू यदि हम कर दें यहाँ पे क्या, थिकनेस इंटू या स्ट्रेस, मतलब टेंसाइल स्ट्रेस की बात करें या परमिसेबल जो स्ट्रेस दिया रहता है वो, ठीक है। और यदि हम बटे में बात करें, ये मेरा क्या हो जाएगा बी इंटू टी इंटू क्या हो जाएगा स्ट्रेस, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये दोनों पार्ट तो मेरा हट जाएगा, तो मेरा बचेगा क्या, बी माइनस डी बटे बी। तो इसका जो 28 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए। उसका हम 29 देखें, 29 में हमको दिया हुआ है फॉर 2 प्लेट ऑफ इक्वल थिकनेस फुल स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड कैन बी इंश्योर इफ इट मैक्सिमम साइज फॉर स्क्वायर एज इज लिमिटेड। तो देखिए यहाँ पे बात कर रहा है मैक्सिमम साइज जो है फॉर स्क्वायर एज के लिए लिमिटेड कितना है, 1.5 mm लेस देन द थिकनेस, ठीक है। तो 29 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए। 30 नंबर देखेंगे, इन ए डबल रिवेटेड डबल कवर बट जॉइंट द स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट पर पिच लेंथ इन शेयरिंग द रिवेट इज n टाइम्स द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट इन सिंगल शेयर वेयर n इज इक्वल टू। देखिए यहाँ पे बात कर रहा है शेयर स्ट्रेंथ ऑफ वन रिवेट सिंगल शेयर के केस में जो हम जितना वैल्यू आता है ये कितना टाइम्स ज़्यादा होता है डबल रिवेटेड डबल कवर बट जॉइंट के केस में। तो ये जो हम देखेंगे सिंगल शेयर का फार्मूला ये जो मेरा होता है क्या, π/4 इंटू डी डैश का स्क्वायर इंटू एफ एस, जो मेरा क्या है अलाउबल शेयरिंग
इन रिवेट में है। जब डबल कवर की बात करें तो 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर डबल रिवेट है, डबल कवर है, यानी 4 टाइम, फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 4 टाइम्स क्या होगा, इससे ज़्यादा होगा। तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 30 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी। उसको हम 31 देखेंगे। 31 में हमको दिया हुआ है ए वेल्डेड फिलेट जॉइंट ऑफ लेंथ एल कैन बी सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम लोड ऑफ एफ एस इक्वल टू फिलेट साइज एंड पी एस एस इक्वल टू परमिसेबल शियर स्ट्रेस। यहाँ पे देखिए हमको बात कर रहा है किसका, मैक्सिमम लोड क्या होगा। तो देखिए मैक्सिमम लोड का जो फॉर्मूला होता है मेरा, ये होता है क्या, पी इक्वल टू लेंथ इंटू के एस करने का मतलब यहाँ पर हो गया, ये होता है थ्रॉट थिकनेस, ठीक है, थ्रॉट थिकनेस होता है, इनटू मेरा क्या होगा, जो परमिसेबल स्ट्रेस है। तो परमिसेबल स्ट्रेस को यहाँ पे क्या किया, पी एस एस से डिनोट किया है। और यहाँ पे यदि हम बात करें फिलेट साइज को, तो एफ एस से क्या है, तो यहाँ पर हम एस को जगह क्या करेंगे, एफ एस रख देंगे। और यहाँ पे देखिए जब हम 90 डिग्री पे, यानी जनरली फिलेट वेल्ड में करते हैं 90 डिग्री पे, तो के का वैल्यू हम कितना यूज करते हैं, 0.7 यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे यदि हम इसको अरेंज करके लिखें तो पी बराबर मेरा कितना हो जाएगा, 0.7 एफ एस इंटू एल इंटू पी एस एस, ठीक है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। 32 देखेंगे। ए सर्कुलर प्लेट 100 mm डायमीटर इज वेल्डेड टू अनदर प्लेट बाय मींस ऑफ 6 mm फिलेट वेल्ड इफ द परमिसेबल शियर स्ट्रेस इन द वेल्ड इक्वल टू 10 kg per mm स्क्वायर, देन द ग्रेटेस्ट ट्विस्टिंग मोमेंट दैट कैन बी रेसिस्टेड बाय द वेल्ड विल बी। यहाँ पर देखिए हमको बोल रहा है ट्विस्टिंग मोमेंट निकालने के लिए, तो हम जो जानते हैं ये क्या होता है, टॉ बट्टे आर इक्वल टू टी बट्टे जे, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, ये हमको निकालना है टॉर्क, मतलब ट्विस्टिंग मोमेंट निकालना है। तो पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, पोलर मॉडुलस जे का वैल्यू निकाल लेते हैं। जे बराबर होता है क्या, एरिया इंटू आर का स्क्वायर। तो एरिया बराबर मेरा ये हो जाएगा पाई इंटू डी इंटू हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, 0.7 इंटू टी, ठीक है। ये मेरा होगा, क्योंकि यहाँ पे केस लेंगे और टी के जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 6 mm हो जाएगा। और 0 के का वैल्यू जब 90 डिग्री फिलेट वेल्ड यूज़ करते हैं यहाँ पे यूज़ करते हैं। आर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, डाया बटे 2, यानी डी बाय 2 का हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर। यदि इसको हम अरेंज करें पूरे वैल्यू को, तो ये जो मेरा अरेंज करके जे का वैल्यू आ जाएगा कितना, पाई इंटू डी क्यू के पावर बाय 4 इंटू 0.7 इंटू क्या लिख सकते हैं इसको जगह 6, टी के जगह 6। तो ये मेरा जे का वैल्यू हो गया। और यहाँ पे हमको टॉ का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10 पुट कर देंगे। और आर का वैल्यू हम जानते हैं क्या है, यहाँ पे डी बाय 2 है, तो हम क्या करेंगे, डी बाय 2 में पुट कर देंगे। तो यहाँ से यदि सॉल्व करके हम टी का वैल्यू निकाल लें तो ये मेरा कितना निकल जाएगा किलोमीटर में, और पाई के टर्म में ये से निकलेगा 210 पाई kg मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी इसका अप्रॉक्स वैल्यू दिया हुआ है। उसका नेक्स्ट देखेंगे 33 में हमको मैच कराने के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे हमको दिया हुआ है क्या, यूज दिया हुआ है, टाइप ऑफ वेल्ड दिया हुआ है, बोला किस टाइप का वेल्ड का कहाँ यूज होता है। तो पहला है स्ट्रक्चर मेंबर सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट टेंशन या कंप्रेशन। तो इसके लिए जो हम यूज करते हैं, कौन सा वेल्ड यूज करते हैं, ये करते हैं बट वेल्ड, ठीक है। ये टेंशन या कंप्रेशन डायरेक्ट जो होता है इसमें हम क्या करते हैं, बट वेल्ड का यूज करते हैं। उसके बाद है ज्वाइनिंग टू सरफेस अप्रॉक्सीमेटली एट राइट एंगल ईच अदर, इसके लिए हम क्या करते हैं, फिलेट वेल्ड का यूज करते हैं। उसके बाद हम बात करें होल इज मेड इन वन ऑफ द मेंबर एंड वेल्डिंग इज डन अराउंड द पेरिफेरिकल ऑफ द होल। तो इसके लिए जो हम यूज करते हैं क्या, स्लॉट वेल्ड। उसके बाद है प्रेशर इज अप्लाई टू द कंटिन्यूसली, इसके लिए हम यूज करते हैं सीम वेल्ड। चलिए हम सबका साइज बताते हैं जिसका पता है हमें। जैसे स्लॉट वेल्ड का देखें तो स्लॉट वेल्ड जो होता है, एक मान लीजिए प्लेट है, उस पर क्या होता है सर्कुलर, मान लीजिए राउंडेड करके हम क्या किए इसमें वेल्डिंग कर दिए, ठीक है। तो ये मेरा हो गया स्लॉट वेल्ड। यदि फिलेट वेल्ड की बात करें तो दो वेल्ड प्लेट जो है कितना 90 डिग्री पे क्या होता है जनरली कनेक्टेड रहता है, उसको हम बोलते हैं फिलेट वेल्ड। उसके बाद हम बात करें बट वेल्ड की, तो बट वेल्ड हो गया मेरा क्या, दो मेंबर क्या होगा सीधा सीधी क्या होगा कनेक्टेड होगा, इसको हम बोल देंगे क्या, बट वेल्ड, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा सी, मतलब ए का 5, बी का 3, सी का 1 एंड डी का 2। 34 देखेंगे। A structural member carrying a pull of 700 kN is connected to a gusset plate using rivet. If the pull required to shear the rivet, crush the rivet and tear the plate per pitch length and respectively 60 kN, 35 kN and 70 kN,
देन द नंबर ऑफ रिवेट रिक्वायर्ड। देखिए इस टाइप का हम पहले भी क्वेश्चन देख चुके हैं। यहाँ पे हमको बोल रहा है नंबर ऑफ रिवेट निकालने के लिए, तो हम इससे पहले भी देखे थे। उसमें सबसे पहले हम क्या निकालना पड़ेगा, रिवेट वैल्यू, और उसको हम क्या करेंगे, लॉर्ड में हम क्या करेंगे, रिवेट वैल्यू को डिवाइड कर देंगे, तो मेरा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ रिवेट आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे रिवेट वैल्यू जो होता है, जितना भी मेरा टेयरिंग बेयरिंग और शेयरिंग का वैल्यू होता है, उसमें जो मिनिमम होता है वो मेरा क्या होता है, रिवेट वैल्यू होता है। तो यहाँ पे मिनिमम से 35 है, तो ये मेरा क्या होगा, रिवेट वैल्यू। इसको हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे मेरा कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ रिवेट आ जाएगा। तो 34 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी। उसको हम 35 देखेंगे। 35 में दिया हुआ है, द परमिसेबल स्ट्रेस इन रिवेट अंडर वाइंड लोड कंडीशन एज पर IS 800 कैन बी एक्सपेक्टेड बाय अबाउट। यहाँ पे देखिए बात कर रहा है परमिसेबल स्ट्रेस इन रिवेट की बात कर रहा है। देखिए यहाँ पे हमको एक चीज़ ध्यान देने वाली बात होती है, जब हमको रिवेट की बात करें या प्लेट की बात करें, जब वाइंड एसेस्मिक लोड की बात करता है, तो उस केस में जो होता है, जब रिवेट में हम इंक्रीज करते हैं कितना, 25% परमिसेबल स्ट्रेस को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। जब हमको बात करेगा किसमें, प्लेट में, तो उसमें हम क्या करेंगे, 33% करते हैं। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी। 36 देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पिन कनेक्शन। पहला हमको दिया हुआ है मोमेंट एट पिन कनेक्शन इज जीरो, तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि पिन कनेक्शन जहाँ पे होता है, हिंज जॉइंट जहाँ पे बात करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, मोमेंट जीरो होता है। सेकेंड देखेंगे, ओनली वन पिन इज यूज इन ए कनेक्शन, तो ये भी क्या सही है, एक कनेक्शन पे हम कितना यूज करते हैं, एक पिन यूज करते हैं। तो थर्ड पॉइंट है सेकेंडरी स्ट्रेस डू नॉट अकर्स, तो ये क्या है, सही है। तो उसके बाद फोर स्टेटमेंट दे आर डिजिट, तो देखिए पिन कनेक्शन जो डिजिट नहीं होता है, एक तरह से मूवेबल होता है, तो ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी 1, 2 और 3 क्या है, सही है। उसके बाद 37 देखें। 37 में हमको दिया हुआ है, which one of the following statement regarding the रिवेट joint show in the given figure correct। यहाँ पे बोल रहा है कौन सा सही है, ठीक है। तो 37 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा क्या, हो जाएगा सी, यानी बोथ इन इलास्टिक एंड प्लास्टिक थ्योरी ऑल द रिवेट कैरी इक्वल फोर्स। यहाँ पे देखिए हम जब इलास्टिक एंड प्लास्टिक थ्योरी अप्लाई करते हैं तो रिवेट के लिए, तो दोनों क्या करता है, इक्वल फोर्स क्या करता है, अडॉप्ट करता है, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया सी। उसका हम 38 की बात करें। 38 में हमको दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोड ऑफ फेल्योर इन ए फिलेट वेल्ड मटेरियल। तो देखिए फिलेट वेल्ड में जो फेल्योर होता है मेन, ये क्या होता है, शियर के वजह से होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए दो प्लेट मेरा कनेक्टेड होता है इस टाइप से, तो यहाँ पे मेन क्या होता है, शियर के वजह से फेल्योर होता है, तो इसका जो हो जाएगा बी। 39 देखेंगे, लॉर्ड ऑन कनेक्शन इज नॉट इसेंट्रिक फोर। देखिए डबल कवर बट जॉइंट में क्या होता है, लॉर्ड जो है इसेंट्रिक नहीं होता है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। चलिए सभी कनेक्शन का हम फिगर देख लें। जैसे यहाँ पे लैप जॉइंट दिया हुआ, तो लैप जॉइंट का फिगर कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए लॉर्ड यदि यहाँ पे एक पील लगा है, एक यहाँ पे लगा है, तो ये क्या होगा, दोनों का यदि मिडिल पार्ट में देखें तो इसमें इसेंट्रिसिटी आ जाएगा, यानी यहाँ पे बोल रहा है लॉर्ड में किस में इसेंट्रिक नहीं होगा, तो यानी ये तो गलत हो गया। उसके बाद बात कर रहा है सिंगल कवर बट जॉइंट की। ये सिंगल कवर बट जॉइंट की हम फिगर देखें तो बट जॉइंट तो मेरा ये दिखाता है, ठीक है। उसमें सिंगल कवर की बात कर रहा है, तो इस तरह की बात कर रहा है। तो यदि यहाँ पे भी हम लॉर्ड देखते हैं तो ये भी मेरा क्या होता है, इसेंट्रिक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ भी इसेंट्रिसिटी आ जाएगा, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। उसका डबल कवर बट जॉइंट की फिगर देखें तो मेरा ये होता है, बट जॉइंट मेरा ये हो गया। उसके बाद दोनों साइड से हम कवर लगा देंगे, तो ये मेरा हो गया डबल कवर बट जॉइंट, और इसमें लॉर्ड होगा ये पी, यानी इसमें क्या होगा, कोई भी इसेंट्रिसिटी नहीं होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा 39 का ये हो गया सी। उसके बाद 40 नंबर देखेंगे। 40 में हमको दिया हुआ है मैच कराने के लिए, तो 40 का यदि हम देखें तो यहाँ पे होगा 40 नंबर देखेंगे, यहाँ पे हमको मैच कराने के लिए दिया हुआ है। तो चलिए इसको हम जूम करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम बता दें ए, बी और डी, मतलब शेयर फेलियर ऑफ प्लेट, बेरिंग फेलियर ऑफ प्लेट और स्प्लिटिंग फेलियर ऑफ प्लेट, ये तीनों जो होता है इनसफिशिएंट एज डिस्टेंस के वजह से, ठीक है। यहाँ पे यदि हम टेयरिंग फेलियर की बात करें तो ये जो होता है मेन रूप से स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट इज लेस देन दैट ऑफ रिवेट का होता है। तो उसके अलावा ए, बी, डी जो होता है इनसफिशिएंट एज डिस्टेंस के वजह से। तो इसका जो 40 का सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए, मतलब ए का 1, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 1, ठीक है। उसका हम 41 देखें। 41 में हमको दिया हुआ क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब ए वेल टाइप। तो देखिए ये बट जॉइंट हम जानते हैं वेल टाइप है, प्लग जॉइंट भी वेल टाइप है, लेफ्ट जॉइंट भी है, बट जिग जैग भी जो है, जिग जैग जो है कोई भी क्या है वेल्ड का टाइप नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया सी। उसका हम 42 देखें।
42 में हमको दिया हुआ ए प्लेट यूज फॉर कनेक्टिंग टू या मोर स्ट्रक्चर मेंबर इंटरसेक्टिंग ईच अदर इन टर्म्स। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 42 का, ये हो जाएगा क्या, सी। यानी हम क्या करते हैं, दो या दो से ज़्यादा प्लेट को जो कनेक्ट करते हैं गसेट प्लेट के द्वारा। इसका जो सही हो गया सी। उसके बाद 43 देखेंगे। 43 में इन ए रिवेट जॉइंट फेल्योर विल बी अकर ड्यू टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए रिवेट जॉइंट में जो फेल्योर होता है ये मेन होता है मिनिमम लोड वैल्यू ऑफ शेयरिंग बेरिंग एंड टेयरिंग फेल्योर से। तो 43 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, डी। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें 44 देखेंगे। ए 6 mm थिक माइल्ड स्टील प्लेट इज कनेक्टेड टू ए 8 mm थिक प्लेट बाय 16 mm डायमीटर सोप रिवेट। व्हाट इज द नंबर ऑफ रिवेट रिक्वायर्ड टू कैरिंग ए 80 किलोमीटर लोड। यहाँ पे देखिए इस टाइप का हम पहले क्वेश्चन देखे दो गो, जिसमें हमको सभी का वैल्यू हमको दिया हुआ था, शेयरिंग का, बेरिंग का एंड टेयरिंग का। उसके बाद हम क्या किए, तीनों का मिनिमम लेके हम क्या किए, नंबर ऑफ रिवेट निकाले। बट यहाँ पे हमको क्या करना, नंबर ऑफ रिवेट निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट और बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट निकालना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, इस दोनों का मिनिमम लेंगे और फिर हम क्या करेंगे, रिवेट वैल्यू निकालेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट। ठीक है। तो इसका जो फार्मूला होता है क्या, π/4 इंटू डी डैश का स्क्वायर इंटू क्या होता है, टॉ भी। ठीक है। टॉ भी मेरा हो गया क्या, स्ट्रेंथ, शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट का। ठीक है। परमिसेबल शेयरिंग स्ट्रेंथ जो हमको दिया रहता है वो हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमको डी डैश मेरा क्या हो गया, ये जो मेरा हो गया जो होल का डाया, होल का डाया मतलब क्या, जैसे यहाँ पे 16 mm हमको नॉमिनल डाया वो दिया हुआ है, तो होल का डाया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1.5 से प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 17.5। और यहाँ पे टॉ भी का जो हमको वैल्यू दिया हुआ है ये कितना हो दिया हुआ है, 100 mm जो होता है मेरा, ये किसके लिए होता है, सॉफ्ट रिवेट की वजह से। ठीक है। ये हम यहाँ से क्या किए, 100 मेगापास्कल यूज़ कर लिए। यहाँ से जो मेरा निकल का आएगा वैल्यू ये कितना आ जाएगा, 24.05 किलोमीटर। ये मेरा आ गया शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट आ गया। उसके बाद हम यदि बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट का फार्मूला देखें तो ये जो मेरा होता है बेरिंग स्ट्रेंथ के लिए ये होता है डी डैश इंटू टी इंटू जो बेरिंग परमिसेबल बेरिंग स्ट्रेंथ जो होता है ये होता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डी डैश मेरा कितना हो गया, 17.5 हो गया। और यहाँ पे यदि हम थिकनेस की बात करें तो ये मेरा कितना, 6 है। उसके बाद यहाँ पे 6 दिया हुआ है। और यदि हम सिग्मा बी की बात करें तो सोप रिवेट के लिए कितना लेते हैं हम, 300 लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम 300 यूज किए। यहाँ से यदि बेरिंग स्ट्रेंथ निकालें तो 31.5 आया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिवेट वैल्यू लेंगे। रिवेट वैल्यू हम बताए थे, जो दोनों का जो होता है रिवेट वैल्यू दोनों में मिनिमम जो होगा वो लेंगे। तो ये दोनों का वैल्यू कितना आया होगा, 24.05 आया किलो न्यूटन शेयरिंग का। बेरिंग का आया 31.5 किलो न्यूटन। इसमें से मिनिमम लेंगे तो ये मेरा आ गया 24.05 आ गया मेरा क्या, रिवेट वैल्यू। ठीक है। अब हमको नंबर ऑफ रिवेट निकालने के लिए 80 किलो न्यूटन यानी लॉर्ड बटे हम रिवेट वैल्यू कर देंगे तो नंबर ऑफ रिवेट आ जाएगा, यानी 80 बटे हम कर देंगे 24.05, ये आ जाएगा अप्रॉक्स 4 के बराबर। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। 45 देखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर हमको स्टेटमेंट दिया हुआ है, बोल रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला देखेंगे, पहला हमको दिया हुआ है द ग्रॉस एरिया ऑफ द रिवेट इज टेकन एज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रिवेट। ये स्टेटमेंट क्या है, सही है, क्योंकि ग्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रिवेट को ही हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रिवेट होल। ठीक है। उसके बाद सेकेंड है द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द रिवेट शुड नॉट बी लेस देन द 2.5 टाइम्स द ग्रॉस डायमीटर ऑफ द रिवेट। यहाँ पे देखिए 2.5 टाइम्स तो हम क्या करते हैं, नॉमिनल डाया का यूज करते हैं, ना कि ग्रॉस डाया का। तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें थर्ड की, इन नो केस शैल फेवर देन 2 बोल्ट या रिवेट कैन बी यूज अटैचिंग द लग एंगल टू द गसेट। तो ये भी क्या है, ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि हम क्या करते हैं मिनिमम 2 बोल्ट का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी। उसके बाद 46 हम देखेंगे। 46 में हमको यहाँ पे दिया हुआ विच आर द फॉलोइंग इज द मोस्ट क्रिटिकल रिवेट इन द जॉइंट शो इन द फिगर गिवन बिलो। यहाँ पे देखिए बात कर रहा है कौन सा रिवेट का जो पॉइंट है जो क्रिटिकल जॉइंट होगा। तो देखिए जब इनक्लाइन लॉर्ड रहे तो इसका जहाँ पे एक्सिस नज़दीक आता है, ठीक है, तो वही क्या होता है, क्रिटिकल होता है। यहाँ पे ये क्या, यदि इसको हम एक्सिस ड्रॉ करें तो थर्ड पॉइंट के नियर से गुजरेगा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। नंबर 3 जो होगा मेरा क्या होगा, मोस्ट क्रिटिकल रिवेट होगा। ठीक है।
उसका हम 47 की देखें। 47 में यहाँ पे दिया हुआ है ए बोल्ट इज सब्जेक्टेड टू शेयर फोर्स बी एंड द टेंशन टी, द कैपेसिटी ऑफ द बोल्ट इन रेसिस्टिंग शेयर एंड टेंशन रिस्पेक्टिवली आर V नॉट एंड T नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट द इंटरसेक्शन रिलेशन। यहाँ पे देखिए बोल रहा है इंटरसेक्शन रिलेशन को चेक करने के लिए। तो देखिए ये जो मेरा डायग्राम होता है हम जानते हैं V/V नॉट शेयर के केस में और टेंशन के केस में T/T नॉट इज लेस देन इक्वल टू होता है 1.4 के, ठीक है। और यहाँ पे यदि हम बात करें क्या V जो होता है ग्रेटर नॉट भी ग्रेटर देन होता है V नॉट से, यानी कहने का मतलब हो गया V/V नॉट जो होगा नॉट भी ग्रेटर देन होगा 1 से, यानी हम 1 तक ले सकते हैं। और इसी तरह हम T नॉट जो है नॉट भी ग्रेटर देन होगा 1 से, यहाँ क्या लिख सकते हैं नॉट भी ग्रेटर देन होगा 1 से, तो यानी 1 तक हम क्या कर सकते हैं ले सकते हैं। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा D, यानी इस तरह का डायग्राम इसका बनेगा, ठीक है। 48 देखेंगे ए ब्रैकेट हैज बीन अटैच्ड टू द फ्लैंज ऑफ ए कॉलम एज शो इन द फिगर, व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स इन द बोल्ट। यहाँ देखिए हमको बोल रहा है बोल्ट में मैक्सिमम फोर्स कितना लगेगा, तो इसके लिए निकालने के लिए हमको 2 केस निकालना पड़ेगा, उसके बाद फिर इसका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। पहला केस ये होगा वर्टिकल शेयर फोर्स इन बोल्ट, यानी वर्टिकल शेयर फोर्स इन बोल्ट को हम FA से यदि डिनोट करते हैं, ये मेरा क्या होता है P/N, मतलब N का मतलब कितना, जितना बोल्ट का नंबर ऑफ बोल्ट है वो होगा और जितना फोर्स है, तो यानी फोर्स की बात करें तो ये मेरा P-P होगा, मतलब एक P डाउनवर्ड है एक P अपवर्ड है, तो ये मेरा P-P हो गया। और N इक्वल टू कितना 1 2 3 4 बोल्ट है, ये 4 मेरा बोल्ट हो गया, ठीक है। तो ये बराबर क्या होगा 0 हो गया, मतलब ये हो गया वर्टिकल शेयर फोर्स इन बोल्ट में क्या होगा 0। फिर हम मोमेंट के वजह से निकाल लेंगे, दूसरा निकलेगा क्या मोमेंट के वजह से, यानी FM लिख लेते हैं इसको। और ये जो मेरा आएगा कितना, ये होता है MR/, समेशन ऑफ R का स्क्वायर, ठीक है। तो मोमेंट देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 200 है और यहाँ P से P का, तो मोमेंट जो हो जाएगा P × 200, ठीक है। और यदि हम R की बात करें तो R जो होता है मेरा ये जो मिडिल का पार्ट है, ये यहाँ से यहाँ तक का बोल्ट का मिडिल का डिस्टेंस में जो ये डिस्टेंस होता है ये मेरा क्या होता है R होता है। तो ये मेरा R बराबर कितना हो जाएगा, ये जो हो जाएगा मेरा कितना √30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमको दिया हुआ यहाँ से यहाँ तक का 40 दिया हुआ है और यहाँ से यहाँ तक का क्या है 30 दिया हुआ है, तो ये मेरा R आ जाएगा 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे पुट कर देंगे, ये मेरा क्या हो जाएगा FM का वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए FM के निकालने के लिए क्या करेंगे, M हो गया 200 × P इंटू R का मेरा वैल्यू हो गया √30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यदि हम डिवाइड में करें समेशन ऑफ R स्क्वायर था और समेशन में हम कितना लिखेंगे 4 है, तो 4 मतलब टोटल 4 बोल्ट है, 4 के लिए लिखेंगे तो यानी 4 लिख देंगे। और यहाँ पे जो हो जाएगा √, यहाँ पे स्क्वायर होता है R का, तो हम डायरेक्ट इसको यहाँ पे लिख देते हैं 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, ठीक है। यदि हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये जो मेरा बराबर आ जाता है FM जो आ जाता है मेरा क्या P के बराबर, ठीक है, यानी P के बराबर आ जाता है। उसके बाद हम क्या करेंगे F जो है रिजल्टेंट निकालेंगे और F बराबर मेरा क्या होगा √FA का स्क्वायर प्लस FM का स्क्वायर प्लस 2FA FM × cos थीटा। यहाँ पे देखिए FA का वैल्यू तो हमको 0 आया था, तो यहाँ पुट कर देंगे 0 आ जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा 0 और यहाँ पे FM का स्क्वायर है, तो यानी ये जो फोर्स जो है F मेरा क्या होगा FM के बराबर होगा, ठीक है। तो FM के जब बराबर होगा तो FM बराबर मेरा कितना आया था P आया था, तो 48 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा P, ठीक है, C ऑप्शन सही हो जाएगा। उसका हम 49 देखें, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसेबल लॉन्गिट्यूडनल पिच इन स्टैगर डिबेट इन कंप्रेशन जॉइंट। यहाँ पे देखिए बोल रहा है परमिसेबल लॉन्गिट्यूडनल पिच की बात कर रहा है स्टैगर डिबेट के केस में, तो 49 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा C, मतलब ये होगा 300। देखिए यहाँ पर हम बात करें ये कैसे होगा 300, जब हम कंप्रेसर जॉइंट की बात करते हैं जनरली तो इसमें हम क्या लगते हैं 12T और कितना लेते हैं 200,
उसमें से हम क्या करते हैं, मिनिमम लेते हैं। ठीक है, वैल्यू हम इसके लिए कंप्रेशन के लिए लेते हैं। जब स्टैगर्ड की बात होता है उस केस में हम क्या करते हैं, 50% इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, वैल्यू यहाँ पे 200 है, इसका यदि 50% इंक्रीज करेंगे तो इसमें 100 क्या होगा, जुड़ जाएगा, यानी आ जाएगा 300 mm। तो इसका जो होगा मैक्सिमम परमिसेबल लॉन्गिट्यूडनल पिच का वैल्यू ये हो गया 300। उसका हम 50 नंबर देखेंगे। 50 में हमको दिया हुआ है, ये हमको कनेक्शन दिया हुआ है 4 वोल्ट और शेयर द 50 नंबर देखेंगे। यहाँ पे हमको डायग्राम दिया हुआ है, बोल्ड 4 वोल्ट शेयर द लॉड पी शो इन द फिगर। शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट इज 30 किलोमीटर एंड टेंशन स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट इज 40 किलोमीटर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ पी। देखिए यहाँ पे बोल रहा है वैल्यू ऑफ पी का निकालने के लिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हॉरिजॉन्टल फोर्स और वर्टिकल फोर्स निकाल लेंगे। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पी कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा, यानी पी कॉस 45 डिग्री। इसको यदि हम लिखेंगे तो पी बटे क्या होगा, √2। और यदि हम इसको शेयर, ये तो शेयर की बात करेगा, तो शेयर यदि हम ईच वोल्ट में बात करें तो 4 वोल्ट की बात कर रहा है, तो यह हो जाएगा P/4 × √2। ठीक है, उसके बाद यदि हम यहाँ पे क्या करेंगे, वर्टिकल की बात करें तो वर्टिकल का मेरा हो जाएगा क्या, P sin 45 डिग्री। और ये जो मेरा हो जाएगा क्या, ये इसके बराबर कितना बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा P/√2। और ये भी क्या 4 वोल्ट की बात कर रहा है, तो ये भी मेरा आ जाएगा P/4√2। ठीक है, ये मेरा आ गया टेंशन इन ईच वोल्ट, ये मेरा टेंशन हो गया, ये मेरा शेयर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें फॉर सेफ के लिए, सेफ लॉड के लिए, यहाँ पे देखिए हम किसके लिए बात करते हैं, सेफ के लिए। तो यहाँ पे मेरा क्या है, शेयर स्ट्रेंथ, इसमें देखेंगे शेयर मेरा कितना आया था, P/4√2। और ये लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 30 से। तो यहाँ से यदि हम P का वैल्यू निकालते हैं तो ये जो निकल के आता है 120√2। और इसी तरह हम क्या करेंगे, टेंशन के लिए निकालेंगे तो ये मेरा होगा P/4√2 और लेस देन इक्वल टू कितना होगा 40 का। और यहाँ से यदि हम P का वैल्यू निकालेंगे तो ये मेरा कितना आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 160√2। ठीक है, ये मेरा आ गया टेंशन का, ये आ गया मेरा शेयर का। ठीक है, अब हम एक लॉडिंग कंडीशन जानते हैं, V/V0 प्लस P/ या T/T0 की बात करें टेंशन की, ये होता है लेस देन इक्वल टू 1.4 की। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम यदि निकालते हैं तो ये V बराबर क्या है, यहाँ पे P है, तो P/ हम क्या करेंगे, लिखेंगे कितना 4√2 इंटू कितना 30। ठीक है, प्लस है P/4√2 इंटू हो गया 40। और ये जो होगा लेस देन इक्वल टू कितना 1.4 के बराबर। देखिए यहाँ पे हम बात किए क्या, यहाँ पे जस्ट हम जो निकाले थे किसके लिए, एक शेयर के लिए निकाले थे, और इसके लिए मतलब हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, ये जो हो गया 1.4 के लेस के बराबर। यहाँ से यदि हम P सॉल्व करके निकालते हैं तो मेरा P का वैल्यू कितना आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 135.76 किलो न्यूटन। और यहाँ से यदि हम देखेंगे तो इसका जो 50 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, और 50 का सही ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा D। ठीक है, यहाँ से मेरा P का वैल्यू निकल गया दोनों केस के लिए। 51 देखेंगे, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द परमिसेबल बेयरिंग स्ट्रेस इन पावर ड्राइवन सोप रिलेटेड टू द यील्ड स्ट्रेस ऑफ द माइल्ड स्टील। यहाँ पे देखिए बोल रहा है परमिसेबल स्ट्रेस का रेशियो और यील्ड स्ट्रेस का रेशियो निकालने के लिए। तो परमिसेबल जो होता है सोप रिवेट के केस में 300 होता है। ठीक है, और यील्ड स्ट्रेस तो हम जानते हैं माइल्ड स्टील का कितना होता है, 250 होता है। तो दोनों को यदि हम रेशियो निकालते हैं तो ये आता है 1.2 के बराबर। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन जो नहीं दिया हुआ है 1.2, इसमें कोई भी ऑप्शन क्या होगा, सही नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करें 52 की, ए रिडक्शन इन द अलाउबल स्ट्रेस इन स्टील चिमनी कंस्ट्रक्शन इज नेसेसरी इफ द टेम्परेचर एक्सीड। जब यहाँ पे बात कर रहा है रिडक्शन इन द अलाउबल स्ट्रेस इन स्टील चिमनी कंस्ट्रक्शन इज नेसेसरी, ये जब टेम्परेचर एक्सीड करता है कितना 200 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमको दिया हुआ 53, हाउ आर द स्ट्रक्चर मेंबर कंपोज ऑफ 2 एंगल बैक टू बैक कनेक्टिंग थ्रू आउट द लेंथ। तो देखिए इसको जो हम करते हैं 2 एंगल सेक्शन को बैक टू बैक, तो ये करते हैं बाय टैकिंग रिवेट से। तो 53 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा D। उसका हम 54 देखेंगे, 54 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। 54 देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, द परमिसेबल स्ट्रेस इन ए वेल्ड आर यूजुअली टेकन एज। देखिए परमिसेबल स्ट्रेस इन वेल्ड में जो हम देते हैं लेस देन होता है
पेरेंट बॉडी से हैं, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए। उसका हम 55 देखेंगे। 55 में है फॉर फील्ड रिवेटिंग परमिसेबल स्ट्रेस आर रिड्यूस बाय व्हाट परसेंटेज। यहाँ पे बात कर रहा है फील्ड रिवेटिंग में परमिसेबल स्ट्रेस हम कितना रिड्यूस करते हैं, तो ये करते हैं 10%। तो 55 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए। उसका हम 56 देखेंगे। 56 में हमको दिया हुआ है व्हाट इज द सेफ लॉर्ड पी दैट कैन बी ट्रांसमिटेड बाय द फिलेट वेल्ड जॉइंट शोइंग द फिगर बिलो इन द सेफ अलाउबल शेयर स्ट्रेस इन द फिलेट वेल्ड इज 108 मेगापास्कल। यहाँ देखिए सेफ लॉर्ड बोल रहा निकालने के लिए, तो यहाँ पर लॉर्ड का जो हम वैल्यू जानते हैं P इक्वल टू होता है L इंटू थ्रॉट थिकनेस इंटू जो होता है क्या परमिसेबल जो स्ट्रेस हमको दिया रहता है वो, यानी हम इसको सिग्मा टी मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए लेंथ जो हमको होगा वेल्ड का यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 60 है और यहाँ पे कितना 50 है। यहाँ पे हो गया कितना 120 प्लस 50। और यहाँ पे यदि थ्रॉट थिकनेस की बात करें तो होता है क्या K इंटू एस। के का वैल्यू हम कितना 0.7 लेते हैं जनरली फिलेट वेल्ड में। और यहाँ पे यदि हम एस की बात करें तो एक्स मतलब कितना दिया हुआ, साइज जो हमको दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे 6 से गुना कर देंगे। परमिसेबल स्ट्रेस कितना दिया हुआ है 108 दिया हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे 108 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो मेरा निकल के आ जाएगा पी का वैल्यू, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 72.112 किलो न्यूटन, 72.112 किलो न्यूटन। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। 57 देखेंगे ए बोल्ट डिजिनेटेड एज ए हेक्स बोल्ट M16 एंड 70 NL विल हैव। तो देखिए यहाँ पे 16 जो डिनोट करता है डाया को, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 57 का ये हो जाएगा ए। 58 देखेंगे मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल पिच अलाउ इन द बोल्ट जॉइंट ऑफ टेंशन मेंबर। यहाँ पे देखिए हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल पिच जो हम अलाउ करते हैं, तो ये करते हैं 16 टाइम ऑफ थिकनेस ऑफ द प्लेट या 200 mm, उस दोनों से जो लेस होगा वो हम क्या करेंगे लेंगे। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। 59 देखेंगे when the distance between the center of two adjacent rivets connecting the member subjected to either compressor या tension exceed the maximum pitch, then the additional rivet which are not subjected to the calculate stress are known as। देखिए यहाँ पे एडिशनल रिवेट जो हम यूज करते हैं जिसका हम क्या करते हैं स्ट्रेस कैलकुलेट नहीं करते, तो ये हम यूज करते हैं टैकिंग रिवेट। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। 60 नंबर देखेंगे इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस ऑफ ए फिलेट वेल्ड डिपेंड अपॉन। देखिए इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस ऑफ फिलेट वेल्ड जो है डिपेंड करता है किस पे, साइज ऑफ द वेल्ड पेन कांस्टेंट वैल्यू के पे। और ये जो वैल्यू डिपेंड करता है किस पे, एंगल बिटवीन द फ्यूजन फेस पे। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए, यानी एंगल बिटवीन फ्यूजन फेस। चलिए हम आपको एंगल बता देते हैं और इस पर कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है वो बता देते हैं, ठीक है। तो देखिए एंगल बिटवीन यदि हम फ्यूजन फेस की बात करें और यदि कांस्टेंट के की बात करें, तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए 60 से 90 डिग्री के बीच में होगा, तो के का वैल्यू हम कितना लेते हैं 0.7 लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें 91 डिग्री से 100 डिग्री की बात करें तो उसमें हम क्या लगते हैं 0.65 लेते हैं। और यदि हम बात करें 101 से 106 की, तो इसके बीच में हम लेते हैं 0.6। और उसके बाद हम बात करें 107 से 113, तो इसके लिए हम लेते हैं 0.55। और यदि हम बात करें 114 से लेते हैं कितना 120 तक, इसके लिए हम लेते हैं 0.50, ठीक है। यहाँ पे हो गया एंगल बिटवीन द फ्यूजन फेस का, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया क्या बी, यानी ये डिपेंड करता है एंगल बिटवीन फ्यूजन फेस पे। उसका 61 देखेंगे when the load line coincide with the centroid the rivet group the rivet are subjected to। तो देखिए लाइन जो लॉर्ड का coincide करता है centroid द रिवेट ग्रुप, और रिवेट जो सब्जेक्ट करता है क्या सब्जेक्टेड करता है डायरेक्ट शेयर ओनली, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया 61 का ये हो गया ए। उसका हम 62 देखेंगे द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द फिलेट वेल्ड इज टेकन एज एक्चुअल लेंथ। देखिए एक्चुअल लेंथ माइनस क्या करते हैं ट्वाइस द साइज ऑफ द वेल्ड। तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया बी, यानी लेंथ माइनस हम क्या करते हैं 2 इंटू वेल्ड साइज, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन एक पहले भी देखे हैं, इसका हो गया बी। उसका हम 63 देखेंगे एन एंगल IS 50 इंटू 50 इंटू 6 इज कनेक्टेड टू ए गसेट प्लेट 5 mm thick with 16 mm bolt. What is the bearing strength of the bolt when the hole diameter is 16 mm and the allowable bearing stress is 250 megapascal। तो यहाँ पे देखिए हमको बात कर रहा है क्या निकालने के लिए, बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट निकालने के लिए, ठीक है। तो बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट क्या होता है, बेयरिंग स्ट्रेंथ जो होता है बोल्ट का ये होता है क्या डी इंटू टी इंटू स्ट्रेस जो होता है परमिसेबल स्ट्रेस जो
यानी अलाउबल बेयरिंग स्ट्रेस जो दिया हुआ है ये मेरा हो गया क्या, ये वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे जो हमको डी का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है 16 mm दिया है तो 16 पुट कर देंगे। थिकनेस जो हमको कितना दिया हुआ है 5 दिया है तो 5 पुट कर देंगे। और यहाँ पे सिग्मा बी का वैल्यू कितना है 250 है, ये पुट कर देंगे। इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो निकल के आता है क्या 20 किलो न्यूटन। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी। ठीक है, उसका हम 64 देखें। 64 में हमको दिया हुआ है यहाँ पे 64 देखेंगे। फॉर द वेल्डेड जॉइंट शो इन द फिगर द डायरेक्ट वर्टिकल शियर स्ट्रेस ऑन द वेल्ड इज 40 मेगापास्कल एंड द बेंडिंग स्ट्रेस इज 120 मेगापास्कल। व्हाट स्ट्रेंथ शुड बी द वेल्ड बी डिजाइन। यहाँ पे देखिए हमको बोल रहा है किस स्ट्रेंथ के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वेल्ड को डिजाइन करना पड़ेगा। जहाँ पे हमको वर्टिकल से स्ट्रेस दिया हुआ है 40 मेगापास्कल और बेंडिंग दिया हुआ है 120। इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ करना नहीं है, दोनों का बस हमको क्या करना है रिजल्टेंट निकाल देना है। यानी दोनों का हम रिजल्टेंट निकालेंगे, यानी 40 का स्क्वायर कर देंगे 120 का स्क्वायर कर देंगे, यानी अप्रॉक्स कितना आ जाएगा 120 6.49 मेगापास्कल। 64 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। यानी इससे क्या होगा नियरेस्ट वैल्यू हुआ, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। उसका हम 65 देखेंगे। 65 में हमको दिया हुआ है फिलेट वेल्ड जॉइंट शो इन द फिगर द साइज ऑफ द वेल्ड इज 8 mm, शेप स्ट्रेस ऑन द वेल्ड इज 110 न्यूटन पर mm स्क्वायर। व्हाट इज द शेप फोर्स टू बी नियरेस्ट मैग्नीट्यूड विच विद द वेल्ड कैन बी सब्जेक्टेड। यहाँ पे देखिए हमको बोल रहा है शेप फोर्स निकालने के लिए। इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं। तो इसके लिए हम जानते हैं फोर्स के लिए क्या होता है लेंथ इंटू थ्रॉट थिकनेस इंटू क्या होता है परमिसेबल जो स्ट्रेस का वैल्यू हमको दिया होता है, यानी शेप स्ट्रेस का वैल्यू जो दिया रहता है ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि लेंथ की बात करें वेल्ड की तो यहाँ पे लेंथ मेरा कितना होगा, यहाँ पे देखिए ये 80 हो गया और ये 80 हो गया, ये कितना होगा 60 हो गया। यानी P बराबर देखें तो 80 प्लस कितना हो जाएगा 60। ठीक है, उसके बाद यदि थ्रॉट थिकनेस की बात करें तो थ्रॉट थिकनेस होता है K इंटू एस। के का वैल्यू हम 0.7 लेते हैं और एस का वैल्यू जो है हमको 8 mm दिया हुआ है तो 8 ले लेंगे। और यहाँ पे यदि 110 दिया हुआ है तो इसको 110 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ यदि इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो निकल के आएगा वैल्यू कितना 135.52। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी। 66 देखेंगे। A circular shaft of diameter 120 mm is welded to a rigid plate by fillet weld of size 6 mm. If the torque of 8 kN is applied to the shaft, what is the maximum stress in the weld to the nearest unit? यहाँ पे बोल रहा है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकालने के लिए। तो इसका यदि हम रिलेशन जानते हैं ये मेरा क्या होता है टॉ बट्टे आर इक्वल टू टी बट्टे जे। ये मेरा हो गया जे इक्वल टू पोलर मॉडुलस, हमको टॉ निकालना है। आर बराबर मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे 60, यहाँ पे 120 डाया है तो आर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 60। और टी का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है 8 किलोमीटर मीटर। उसके बाद यदि हम जे का वैल्यू देखें तो जे का वैल्यू मेरा हो गया क्या 2 पाई आर क्यू इंटू यहाँ पे जो मेरा वैल्यू आ जाएगा थ्रॉट थिकनेस। थ्रॉट थिकनेस जो होता है ये मेरा होता है के इंटू एस। के का वैल्यू हम लेते हैं 0.7 और एस का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है 6 और आर का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा 60 का क्यू। ठीक है, यहाँ मेरा सभी वैल्यूज हर एक का पुट कर दिए हैं। आप यहाँ से टॉ का वैल्यू क्या कर सकते हैं इजीली निकाल सकते हैं। यूनिट अब अपने अनुसार देख लीजिएगा, न्यूटन पर mm में है तो उस अनुसार क्या हो सही आ जाए। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए, यानी 84 के आसपास जो है हमको आता है। ठीक है, तो इसका हो गया ए। उसका हम 67 देखें तो 67 में हमको दिया हुआ है 67 देखेंगे। टू प्लेट ऑफ डायमेंशन 150 इंटू 16 mm एंड 150 इंटू 12 mm एट देयर welding edges are joined by butt welding as shown in the figure. What is the maximum tension that this single V butt weld joint can transmit? The permissible tensile stress in the plate is 150 megapascal. यहाँ पे देखिए हमको फिगर दिया हुआ है जो दो प्लेट क्या है बट वेल्ड से ज्वाइंट है जिसका दोनों का साइज हमको दिया हुआ है। बोल्ड है हमको जब सिंगल ये जो है V बट ज्वाइंट है, ठीक है V ज्वाइंट है, तो उस केस में बोल रहा है हमको क्या टेंशन फोर्स का वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टेंशन जो फोर्स की बराबर होता है ये मान लीजिए P बराबर होता है लेंथ इंटू थ्रॉट थिकनेस इंटू जो परमिसेबल टेंसाइल स्ट्रेस दिया हुआ ये। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस दिया हुआ तो ये होगा। तो लेंथ बराबर मेरा कितना हो जाएगा साइज दिया हुआ 150 इंटू 12 तो 150 और यहाँ पे थ्रॉट थिकनेस हो जाएगा मेरा क्या 5/8 इंटू थिकनेस का, थिकनेस ऑफ द थिनर प्लेट का, क्योंकि जब V ज्वाइंट जो होता है जो तो उसमें हम क्या करते हैं 5/8 थ्रॉट थिकनेस लेते हैं
और यहाँ पे जो थिकनेस का वैल्यू कितना है 12 mm, जो कितना तो थीनर का लेते हैं, यानी एक 16 है एक 12 है, तो जो कम वाला होता है वो लेंगे, तो यानी इसके जगह कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और यहाँ पे यदि हम बात करें सिग्मा की, तो सिग्मा का वैल्यू मेरा कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कितना 150, तो यहाँ 150 पुट कर देंगे, तो ये जो वैल्यू निकल के आ जाएगा मेरा कितना 168.75। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 67 का, ये हो जाएगा क्या ए। 68 देखेंगे, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द 20 mm डायमीटर बोल्ट दैट कैन बी अकोमोडेट इन ए सिंगल रो ऑन ए 140 mm वाइड फ्लैट स्ट्रिप यूज एज वन ऑफ द स्ट्रक्चर एलिमेंट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। यहाँ पर देखिए हमको बोल रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ बोल्ट कितना हम यूज करेंगे जब सिंगल रो में हम क्या करेंगे अरेंज करेंगे, जब कितना वाइड होगा 140 mm। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ये मेरा शेप हो गया प्लेट का, तो यहाँ पे मान लीजिए हम एज्यूम कर लेते हैं 3 जो है बोल्ट का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा क्या साइड डिस्टेंस एज डिस्टेंस, और ये भी मेरा होगा एज डिस्टेंस, ये होगा मेरा क्या पिच, ये हो गया मेरा पिच। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, एज डिस्टेंस और पिच निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे नॉमिनल डाया हमको 20 दिया हुआ है, तो इसमें हम क्या करेंगे 1.5 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये जो मेरा निकल के आ जाएगा क्या 21.5 आ जाएगा। और हम जानते हैं मिनिमम पिच बराबर जो होते हैं, पिच बराबर 2.5 इंटू जो हम लेते हैं नॉमिनल डाया लेते हैं, यानी यहाँ पे 20 यूज करेंगे, ठीक है, नॉमिनल डाया ना कि ग्रॉस डाया, ठीक है। तो ये जो मेरा निकल के आएगा कितना 50 mm आ जाएगा पिच। तो यहाँ से ये डिस्टेंस होगा मेरा 50 हो जाएगा, ये भी 50 हो जाएगा। और यदि हम एज डिस्टेंस की बात करें तो ये मेरा कितना होता है 1.5 इंटू ग्रॉस डाया, ग्रॉस यानी 21.5, यहाँ पे क्या करेंगे 21.5 यूज करेंगे एज के लिए, ठीक है। तो ये जो हम निकल के आएगा यहाँ से ये कितना आएगा 33 के आसपास आता है, तो इसको हम क्या करेंगे 33 ले लेंगे, यानी ये हो गया 33 और ये भी हो गया मेरा क्या 33। अब यदि हम तीनों को जोड़ते हैं, चारों को जोड़ते हैं, तो ये मेरा आता है कितना 166, ठीक है 166 आता है। इसका मतलब हो गया तो मेरा विड्थ तो मैक्सिमम 140 ही लेना है, तो यानी 3 बोल्ट की जगह हम क्या करेंगे 2 बोल्ट यूज करेंगे। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। 69 देखेंगे, व्हाट इज द नियरेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ए 6 mm फिलेट वेल्ड ऑफ 100 mm लेंथ मेड बिटवीन 2 फ्लैट इज 10 mm थिक, द अलाउबल शियर स्ट्रेस ऑन द वेल्ड इज 110 मेगापास्कल। देखिए वहाँ पे बोल रहा है स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड निकालने के लिए, तो इसके लिए हम जानते हैं जो क्या होता है, मान लीजिए पी बराबर हम लिए, तो ये होगा मेरा क्या लेंथ इंटू थ्रॉट थिकनेस इंटू क्या होगा परमिसेबल स्ट्रेस। जितना हमको शेयर स्ट्रेस दिया हुआ है तो शेयर स्ट्रेस यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे लेंथ मेरा कितना दिया हुआ 100 mm दिया है, यहाँ 100 पुट कर देंगे। और यहाँ पे थ्रॉट थिकनेस बराबर के इंटू एस होता है, तो 0.7 यानी के का वैल्यू, एस का वैल्यू कितना 6 यूज करेंगे। और यहाँ पे परमिसेबल स्ट्रेस कितना दिया हुआ है 110 दिया हुआ है, परमिसेबल मतलब शेयर स्ट्रेस जो दिया हुआ है 110 दिया हुआ है। इसको यदि हम सॉल्व करके लाते हैं तो ये आता है 46.2 किलो न्यूटन। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। उसके बाद हम बात करें 70 नंबर, 70 में द 70 देखेंगे, द ब्लॉक शेयर फेलियर ऑफ ए बोल्टेड ज्वाइंट इन टेंशन अकर्स बिकॉज, देखिए यहाँ पे बात कर रहा है जो बोल्टेड ज्वाइंट में जो है ब्लॉक शेयर फेलियर जो होता है वो किस रीजन से होता है। तो ये जो होता है जब हाई शेयर स्ट्रेंथ हम बोल्ट में यूज़ करते हैं और जो हम क्या करते हैं प्लेट में यूज़ करते हैं हाई बेरिंग स्ट्रेंथ, यानी ये दोनों स्टेटमेंट क्या होगा सही होगा। उसका हम 71 देखेंगे, 71 में दिया हुआ है द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ ए टेंशन मेंबर इज गवर्न बाय, तो यहाँ पर हम ऑप्शन देखेंगे डिजाइन स्ट्रेंथ जो टेंशन मेंबर में गवर्न किया जाता है ये किया जाता है रप्चर एट ए क्रिटिकल सेक्शन की वजह से, और यील्ड ऑफ ग्रॉस एरिया की वजह से, ब्लॉक शेयर ऑफ द इंडिविजन की वजह से। यानी सभी स्टेटमेंट इसका क्या है सही है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो गया डी। उसका हम बात करेंगे 72 में दिया हुआ है स्लेंडरनेस रेशियो इन टेंशन मेंबर एज पर BIS कोड वे रिवर्सेबल ऑफ स्ट्रेस इज ड्यू टू लोड अदर देन द वाइंड या सेस्मिक सेल नॉट एक्सीड। यहाँ पर देखिए बोल रहा है स्लेंडरनेस रेशियो क्या होगा जो टेंशन मेंबर का जब जो होगा क्या वाइंड एंड सेस्मिक लॉट नहीं होगा, ठीक है। तो ये टेंशन मेंबर हो या कंप्रेशन मेंबर हो दोनों का क्या होता है बराबर होता है, और ये कितना होता है 180, ठीक है। जब यहाँ पे क्या होगा वाइंड या सेस्मिक लॉट नहीं होता है, तो इसका सही हो गया ये हो गया 72 का बी। 73 देखेंगे, द वर्किंग स्ट्रेस फॉर स्ट्रक्चर स्टील इन टेंशन इज ऑफ द
ऑर्डर ऑफ, तो देखिए यहाँ पे बात कर रहा है वर्किंग स्ट्रेस क्या होगा स्ट्रक्चर स्टील में इंटेंशन के केस में, तो ये जो होता है मेरा 0.6 FY यानी यील्ड स्ट्रेंथ। तो FY का वैल्यू यहाँ पे 250 यदि हम यूज करते हैं तो ये जो मेरा वैल्यू निकल के आता है कितना 150 न्यूटन पर mm²। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। 74 देखेंगे, द सेंटर टू सेंटर मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द रिवेट इन टेंशन मेंबर ऑफ थिकनेस 10 mm ईच। यहाँ पे देखिए बात कर रहा है सेंटर टू सेंटर मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा रिवेट का इंटेंशन में जब थिकनेस होगा 10 mm। तो देखिए ये जो होता है पिच जो होता है सेंटर टू सेंटर मैक्सिमम डिस्टेंस को बोलते हैं, और ये जो होता है टेंशन के केस में मिनिमम जो होता है मेरा क्या मिनिमम होता है 16 T या 200 mm। ठीक है, ये दोनों में जो मिनिमम होगा वो हम क्या लेते हैं। यहाँ पे देखिए टी का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, तो इसको यदि हम कैलकुलेट करें तो मेरा कितना आएगा 160 आएगा, एक है 200, तो मिनिमम हो गया मेरा कितना 160, तो हम क्या ले लेंगे 160। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी। 75 देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट लॉग एंगल आर यूज टू। देखिए यहाँ पर लॉग एंगल से रिलेटेड हमको स्टेटमेंट दिया हुआ है, बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखिए जब हम लॉग एंगल यूज करते हैं तो इसमें लेंथ ऑफ द इंड कनेक्शन जो है एंगल सेक्शन में और चैनल सेक्शन दोनों में क्या होता है डिक्रीज हो जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 2 and 4, यानी डिक्रीज द लेंथ ऑफ इंड कनेक्शन ऑफ एंगल सेक्शन एंड डिक्रीज द लेंथ ऑफ इंड कनेक्शन ऑफ चैनल सेक्शन। 75 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी। ठीक है, उसका हम 76 देखेंगे। 76 में हमको दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए लॉग एंगल दिया हुआ है, बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए रिड्यूस द लेंथ ऑफ द जॉइंट, मतलब लॉग एंगल यूज करने से क्या होता है उसका लेंथ ऑफ जॉइंट घट जाता है। इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा डी। 77 देखेंगे, इन द केस ऑफ ए टेंशन मेंबर कंसिस्टिंग ऑफ टू एंगल बैक टू बैक ऑन द सेम साइड ऑफ गसेट प्लेट व्हाट इज द के इक्वल टू एरिया ऑफ द कनेक्शन लेग A1 दिया हुआ है और एरिया ऑफ आउट स्टैंडिंग लेग क्या दिया हुआ है A2 दिया है। तो चलिए यहाँ पर हम यदि इसका डायग्राम देखें तो कुछ मेरा इस टाइप का बनेगा। जो देखिए यहाँ पे जो है मेरा टेंशन मेंबर बोल रहा है जो बैक टू बैक हम कनेक्ट करते हैं सेम साइड। ठीक है, तो यहाँ पे यदि सेम साइड कनेक्ट करेंगे इस टाइप से, तो यहाँ पे यदि कांस्टेंट के की वैल्यू जो मेरा आता है ये आता है क्या 5A1 + 5A1 + A2। और यदि हम बात करें यदि देखें दूसरा केस में क्या क्या होता है, तो इसका पहले हम बता दें ये सही ऑप्शन हो जाएगा क्या डी। ठीक है, दूसरा जो वन साइड सिर्फ मान लीजिए कनेक्टेड है इस टाइप से, तो इस केस में मेरा जो होता है क्या 3A1 / 3A1 + A2। ठीक है, और यदि इस टाइप से भी इधर मान लीजिए दो लॉग एंगल बैक टू बैक कनेक्टर है अदर साइड में, तो इस केस में भी क्या होता है 3A1 / 3A1 + A2। तो 77 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी। 78 देखेंगे, फॉर ए पेयर ऑफ आइडेंटिकल स्टील चैनल सेक्शन टेक वेल्डेड एज ए टेंशन एलिमेंट व्हाट इज द नेट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फॉर डिजाइन पर्पस। तो नेट एरिया जो हम लेते हैं इसके लिए डिजाइन पर्पस के लिए तो वेव और फ्लैंज दोनों का लेते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी नेट एरिया ऑफ द वेव एंड फ्लैंज। उसका हम 79 देखेंगे। 79 है 79 देखेंगे, an equal angle of area A has been welded on one side of a gusset plate and carries tension along the axis. What is the effective area of the angle? यहाँ पे देखेंगे वो बोल रहा है इफेक्टिव एरिया निकालने के लिए जो हम क्या करते हैं एंगल सेक्शन जो है वन साइड में हम क्या करते हैं गसेट प्लेट से टाइट करते हैं। ठीक है, इस केस की बात कर रहा है। और यहाँ पे यदि हम इफेक्टिव देखें तो ये इफेक्टिव जो होता है बराबर होता है A1 + K × A2। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बात कर रहा है एन इक्वल एंगल ऑफ एरिया ए हैज़ बीन। देखिए हम ए जो है बराबर हम क्या मान लेते हैं क्या A1 = हम मान लेते हैं A/2, मतलब टोटल एरिया का 2, और A2 बराबर मान लेते हैं क्या A/2। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम के का वैल्यू निकालें इस केस में तो के का वैल्यू हम जानते हैं होता है 3A1 / 3A1 + A2। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम A1 का वैल्यू हम यूज करेंगे कितना A/2 और A2 का वैल्यू भी हम यूज करेंगे A/2, यहाँ भी A/2 हो जाएगा। तो ये जो मेरा निकल के आएगा सॉल्व करके ये कितना आ जाएगा K का वैल्यू 3/2। ठीक है, K का वैल्यू हमको 3/2 आ गया। तो हम इफेक्टिव एरिया यदि देखते हैं ये इफेक्टिव, तो ये मेरा कितना हो जाएगा A/2 A1 की जगह + 3/2 K की जगह इंटू यहाँ पे भी क्या हो जाएगा A/2। ठीक है, इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो ये मेरा आता है क्या 0.8758।
ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। उसके बाद हम 80 नंबर देखेंगे। 80 में हमको दिया हुआ है स्टील ऑफ यील्ड स्ट्रेंथ 400 मेगा पास्कल हैज़ बीन यूज इन स्ट्रक्चर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम अलाउबल टेंसाइल स्ट्रेंथ। यहाँ देखिए बोल रहा है मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होगा जब यील्ड स्ट्रेंथ हमको 400 मेगा पास्कल दिया हुआ है। देखिए इस फार्मूला पे हम कई क्वेश्चन देख चुके हैं, बट क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग है, इसीलिए हम क्या करते हैं इसको कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो होता है अलाउबल टेंसाइल स्ट्रेंथ का ये होता है 0.6 FY। ठीक है, FY यहाँ पे देखिए FY का वैल्यू हमको 400 दिया हुआ है, तो यदि हम इसको सॉल्व करते हैं ये मेरा क्या आता है 240 मेगा पास्कल। तो 80 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए। 81 देखेंगे। एन इक्वल एंगल ऑफ एरिया ए हैज़ बीन अटैच्ड टू द सपोर्ट बाय मीन ऑफ ए लॉग एंगल इफ अलाउबल स्ट्रेस इन टेंशन इज एफ, व्हाट इज द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द मेंबर। तो यहाँ पर देखिए लोड कैरिंग कैपेसिटी की बात कर रहा है, यानी पी की बात कर रहा है। पी जो हम निकालते हैं यानी स्ट्रेस बराबर फोर्स बटे एरिया, तो यही से हमको लॉर्ड पी की बात कर रहा है, लॉर्ड कैरिंग कैपेसिटी। तो ये मेरा हो जाता है क्या स्ट्रेस इनटू एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे टेंशन में हमको अलाउबल टेंसाइल स्ट्रेस दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए ये मेरा हो गया एफ, और इनटू एरिया की बात करें तो एरिया इक्वल एंगल ऑफ एरिया की बात कर रहा है, तो यानी टोटल एरिया हम लिखेंगे तो यानी A/2 एक सेक्शन का और दूसरा का A/2, यानी दोनों को यदि हम सम करते हैं तो ए के बराबर हो जाता है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 81 का ये हो जाएगा डी। ठीक है, उसके बाद हम 82 की देखें। 82 देखेंगे। द कैपेसिटी ऑफ ए सिंगल एंगल सेक्शन 100 × 100 × 10 as a tension member connected by one leg only using 6 rivet of 20 mm diameter, the allowable stress is 150 Newton per mm square। देखिए यहाँ पर बोल रहा है हमको कैपेसिटी निकालने के लिए सिंगल एंगल सेक्शन दिया हुआ है जिसका वन लेग क्या है कनेक्टेड है। तो यहाँ पर देखिए इसका हम यदि मान ले कैपेसिटी P, तो ये जो मेरा होगा फार्मूला अलाउबल स्ट्रेस इंटू इफेक्टिव एरिया। ठीक है, और इफेक्टिव एरिया जो मेरा होता है ए इफेक्टिव, ये मेरा होता है क्या A1 + K × A2। ठीक है, ये मेरा होता है इफेक्टिव एरिया। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मेरा सेक्शन दिया हुआ है, ये जो सेक्शन है मेरा क्या एंगल सेक्शन है जिसका मेरा क्या है वन लेग कनेक्टेड है, वन लेग कनेक्टेड है। और यहाँ पे मान लीजिए रिवेट लगाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा एक डाया होल जो है यहाँ से इसमें डिडक्ट हो जाएगा, तो इसका हमको एरिया यानी A1 मान लेते हैं इसको, तो इसका A1 और ऊपर वाले का A1 और नीचे वाले का A2 दोनों एरिया को जोड़ के यहाँ से K से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा नेट इफेक्टिव एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आउटस्टैंडिंग जो है उसमें रिवेट नहीं कनेक्टेड है और यहाँ पे है, तो इसमें क्या होगा जितना रिवेट का वैल्यू होगा वो डिडक्ट हो जाएगा। तो चलिए A1 पहले हम निकालते हैं। तो A1 यदि बात करें यहाँ पे, तो A1 बराबर मेरा कितना हो जाएगा, देखिए ये सेक्शन है मेरा और यहाँ पे एक ट्रायंगल शेप है और यहाँ पे देखिए मेरा ये डाया क्या होता है रिवेट की वजह से डिडक्ट होता है। यदि A1 देखें तो ये मेरा कितना हो जाएगा, देखिए 100, ये लेंथ मेरा 100 है, उसके थिकनेस में मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस ये जो इस ट्रायंगल की वजह से, जैसे देखिए इसको देखेंगे तो रेक्टेंगल शेप का होता है, तो ये मेरा रेक्टेंगल शेप का टोटल ओवरऑल निकल गया। ठीक है, उसमें से हम क्या करेंगे इस ट्रायंगल वाले पार्ट को हम हटा देंगे एरिया। तो इसका यदि हम हटाते हैं ये मेरा कितना हो जाता है 1/2 × 10 × क्या हो जाएगा 10। ठीक है, उसके बाद यदि हम इस डाया के वजह से यदि हम हटाएं तो डाया के वजह से भी हट जाएगा, तो इसका डाया के वजह से यहाँ 20 mm लेते हैं। तो और इसके लिए हम क्या करेंगे जब हम होल का डाया लेंगे तो कितना हम जानते हैं 1 + 1.5 क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, तो इसमें से हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे कितना 21.5 और इंटू थिकनेस कितना है 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से मेरा A1 निकल के आ जाएगा और A1 का जो वैल्यू निकल के आएगा ये कितना आएगा, ये आएगा 735 mm²। ठीक है, ये मेरा हो गया A1। और A2 की बात करें तो A2 में देखिए ये डाया वाला तो पार्ट नहीं होगा, यानी इस पार्ट को यदि हम हटा दें तो यहाँ पे ये सेम हो जाएगा। ठीक है, तो वो मेरा क्या हो जाएगा A2 बराबर मेरा कितना हो गया 100 × 10 माइनस यहाँ पे हो गया 1/2 × 10 × 10। तो ये जो मेरा वैल्यू हो जाएगा A2 का ये कितना आ जाएगा 950 mm²। और यहाँ से हम फिर क्या करेंगे K का वैल्यू निकालेंगे और K बराबर हम जानते हैं क्या होता है 3A1 + 3A1 + A2। ठीक है,
यहाँ पे यदि हम यहाँ पुट कर दे 735 और यहाँ पुट कर दे 735 और यहाँ A2 का वैल्यू पुट कर दे कितना 950। तो यहाँ से यदि हम सॉल्व करें तो K का वैल्यू जो मेरा निकल के आएगा कितना, ये आ जाएगा 0.7। ठीक है, और अब हम यहाँ से नेट इफेक्टिव एरिया निकाल लेंगे और ए इफेक्टिव जो निकलेगा यहाँ से ये निकालेगा कितना 735 A1 के वजह से और 0.5 हो जाएगा इंटू 950 यानी A2 के वजह से। ठीक है, यहाँ पे 0.7 होगा। यदि इसको हम सॉल्व करते हैं तो यह आता है क्या 1399 mm²। ये मेरा नेट इफेक्टिव एरिया आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, एलोवेबल स्ट्रेस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मेरा हो जाएगा कैपेसिटी निकल जाएगा। तो यानी कैपेसिटी बराबर जो मेरा हो जाएगा ये हो जाएगा कितना 150 इंटू 1399, ये जो मेरा आ जाएगा 210 किलो न्यूटन। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 82 का, ये हो जाएगा डी। उसके बाद हम बात करें 83 की, तो 83 देखेंगे द मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल पिच इन बोल्टेड जॉइंट सब्जेक्टेड टू ए टेंसाइल फोर्स वेयर इन, यहाँ पे टी हो गया, टी इक्वल टू हो गया मेरा थिकनेस ऑफ द प्लेट एंड डी इक्वल टू डाया ऑफ द बोल्ट। तो देखिए यहाँ पे बात करें मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल पिच की, तो ये जो मेरा होता है 16T या 200 mm दोनों में मिनिमम होता है। तो 83 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी। उसके बाद हम 84 की बात करें, 84 में हमको 84 देखेंगे, यहाँ पे हमको डायग्राम दिया हुआ है, बोल रहा है इन द सिंपल सिस्टम शो इन द फिगर लॉर्ड पी इक्वल टू 4 टन व्हाट इज द टेंशन इन द केबल। देखिए यहाँ जो केबल दिया हुआ है बोल रहा है इसमें टेंशन क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिएक्शन मान लेते हैं और ये H1 मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मेरा जो क्या है समेशन और मोमेंट क्या कर देते हैं 0 कर देते हैं। तो चलिए इसके लिए हम पॉइंट A1 मान लेते हैं, A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं और समेशन मोमेंट बराबर एट B पे 0 कर दें। यहाँ पे देखिए P इंटू 3 का क्या होगा, यहाँ से डिस्टेंस 3 दिया हुआ है, क्लॉकवाइज मोमेंट लगेगा और इधर जो है H1 इंटू 3 का एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लगेगा, यानी H1 इंटू 3 बराबर लिख सकते हैं P इंटू 3। ठीक है, यहाँ से हमको H1 बराबर पता चल जाएगा, ये हो जाएगा P के बराबर। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसमें यहाँ का तो हमको रिएक्शन पता चल गया, H1 बराबर मेरा हो गया P के बराबर। अब यहाँ पे देखिए इसको यदि हम टेंशन में लें और इसको हम क्या करें Q मान लें, तो इसको यदि हम रोटेट कराएंगे इधर, तो ये मेरा कितना हो जाएगा Q साइन थीटा बराबर हो जाएगा क्या H1 के, यानी हम इस डायरेक्ट P लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा का वैल्यू पहले निकालना है। तो देखिए यहाँ से यदि हम देखें ये मेरा कितना 3 है और ये 4 है। ठीक है, ये मेरा क्या है 4 होगा, यदि टोटल देखें तो ये 4 हो जाएगा। यहाँ से पहले इसका हमको हाइट निकालना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यदि हम दोनों का 4 का स्क्वायर कर दे रूट में और 3 का कर दे तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा जब 5 आ गया तब यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन थीटा बराबर होता है P/H, यानी हो जाएगा कितना 4/5, यानी Q इंटू क्या हो जाएगा 4/5 और ये मेरा हो जाएगा P का बराबर। तो यहाँ से यदि हम Q का वैल्यू निकाल लें, ये मेरा कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 5/4 इंटू P का। ठीक है, अब P बराबर हमको कितना दिया हुआ है 4 टन दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 4 टन पुट कर देंगे, तो ये जो मेरा निकल के यहाँ पे 4P इक्वल टू पुट कर देंगे तो 4 कट जाएगा, मेरा आ जाएगा कितना 5 टन। तो 84 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा B। 85 देखेंगे बेस्ट सूटेड रोल स्टील सेक्शन फॉर ए टेंशन मेंबर। तो देखिए बेस्ट जो टेंशन मेंबर के लिए हम रोल स्टील सेक्शन लेते हैं, ये लेते हैं फ्लैट सेक्शन। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी। 86 देखेंगे सिंगल एंगल ऑफ थिकनेस 10 mm इज कनेक्टेड टू ए गसेट बाय 6 नंबर ऑफ 18 mm डायमीटर बोल्ट with pitch equal to 50 mm and edge distance equal to 30 mm. The net area in the blocks here along the line of the transmitted force। यहाँ पे देखिए हमको बोला नेट एरिया निकालने के लिए जो ब्लॉक शेयर फेल्योर जो होता है फोर्स के अलॉन्ग। तो यानी इसका हम डायग्राम देखें तो ये मेरा कुछ इस टाइप से दिखेगा। ये मेरा क्या हो गया प्लेट हो गया और उस पर मेरा क्या 6 बोल्ट क्या कनेक्टेड है। यहाँ पे यदि हम बोल्ट दें तो ये मेरा क्या हो जाएगा बोल्ट हो जाएगा, ये मेरा 6 बोल्ट हो गया। तो इसका एज डिस्टेंस मेरा कितना है 30 दिया हुआ है और बीच का डिस्टेंस कितना है 50 है। यहाँ पर हम क्या करेंगे 50 डाल देंगे, 50 हो गया और इस तरह मेरा हो गया। और लास्ट जो मेरा बोल्ट होगा इसका डाया जो है कितना होगा मिडिल से क्या होगा डिडक्ट होगा। ठीक है, तो यानी इस एरिया की बात कर रहा है, इस एरिया की बात कर रहा है। तो देखिए इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हम पूरा जोड़ेंगे, यानी ये मेरा 30 है और 5 प्लस यानी 5 तो कितना है 50 है, यानी 5 × 50 कर देंगे। और इसमें से देखिए ये जो मेरा डाया जो डिडक्ट होगा कितना
5 इंटू ये 5.5 होगा क्योंकि यहाँ मिडिल तक है, यानी 5.5 इंटू इसका डाया कितना है 18 है। ठीक है, ये मेरा हो गया। इसको हम क्या करेंगे, थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे। थिकनेस मेरा कितना है 10 mm, तो ये मेरा क्या निकल जाएगा, टोटल एरिया निकल जाएगा। और ये निकल के जो कितना आएगा 1810 mm²। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए। उसके बाद हम 87 देखेंगे। 87 में हमको दिया हुआ है, स्टील प्लेट इज सब्जेक्टेड टू ए टेंशन, द टेंसाइल फोर्स इज अप्लाई ओवर ए विड्थ ए वेयर द ग्रॉस विड्थ ऑफ द प्लेट बी, द डिस्पर्सन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज अबाउट 30 डिग्री with the axis and extended to a maximum width of 12 times the thickness T of the plate, the effective width which into action will be। यहाँ पे बोल रहा है इफेक्टिव विड्थ निकालने के लिए। चलिए इसका यदि हम डायग्राम देखें तो इसका ये देखिए, ये से मान लीजिए प्लेट है। ठीक है, यहाँ पे जो दिया हुआ फोर्स जो लग रहा है किस एरिया, मतलब विड्थ ए के अलॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं ये विड्थ ए है और इसके अलॉन्ग क्या लग रहा है, फोर्स पी लग रहा है। ठीक है, ये मेरा हो गया विड्थ है। और इसको हम टोटल विड्थ हम को क्या मान लेते हैं बी, यहाँ पे दिया हुआ है तो इसको हम बी मान लिए। और इसका यदि हम देखें तो यहाँ पे मेरा बोलता है कितना, यहाँ पे से 30 डिग्री रोटेशन होता है दोनों साइड, और ये मेरा कितना 30 डिग्री रोटेशन होते हैं। तो ये जो मेरा वैल्यू होता है 12T के, समझे 12T की, यानी तो थिकनेस जो मेरा है उसका 12T होगा। इधर भी मेरा क्या होगा, ये 12T के बराबर होगा। ठीक है, और ऊपर जो एरिया लेंथ जो होगा इसको हम मान लेते हैं x है। ठीक है, ये मेरा हो गया। और इस दोनों के बीच को हम क्या बोलते हैं, विड्थ मानते हैं, जो हमको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इफेक्टिव विड्थ जो मेरा होगा इस केस में, तो पहला दो केस यहाँ पे बनता है इफेक्टिव विड्थ, जब a प्लस यहाँ पे 12T और 12T, और ये बीच का क्या था a था, यानी ये जो हो जाएगा मान लीजिए 24T, दोनों को जोड़ देंगे 12T और प्लस a जो हो जाएगा, ये कब होगा, जब x का वैल्यू, ये x का जो वैल्यू है ग्रेटर होगा 12T से। तो ये तो ग्रेटर है ऑलरेडी 12T से, तो x का वैल्यू, तो ये इसका मेरा जो एग्जैक्ट आंसर जो मेरा आ जाएगा ये आ जाएगा 24T प्लस a। यदि यहाँ पे हम बात करें जब इफेक्टिव विड्थ, जब x का वैल्यू क्या होता है छोटा हो जाता है 12T से, तो उस केस में क्या होता है, ये जो है विड्थ जो होता है b के बराबर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका 87 का, ये जो हो जाएगा कितना 87 का जो हो जाएगा सी a प्लस 24T। उसका बाद नेक्स्ट बात करें 88, तो 88 में हमको दिया हुआ है मोस्ट क्रिटिकल कंसिडरेशन इन द डिजाइन रोल स्टील कॉलम कैरी द एक्सियल लोड इज द, तो इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा डी। यदि ये जो हम मेन रूप से डिजाइन करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बेस्ड ऑन द सिलेंडर रेशियो एंड ग्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मेंबर। ठीक है, उसके बाद हम 89 देखेंगे। 89 में हमको दिया हुआ है द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द स्ट्रक्चर स्टील कंप्रेशन मेंबर ऑफ लेंथ एल इज effectively held in position and restrained against rotation at one end but neither held in position nor restrained against rotation at other end। तो ये देखिए जब यहाँ पे मान लीजिए इस टाइप का कनेक्शन की बात कर रहा है, इस टाइप से होगा तो ये क्या होता है L इफेक्टिव जो होता है 2L के बराबर होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा 89 का ये हो जाएगा सी। उसके बाद हम 90 नंबर देखेंगे। 90 में हमको दिया हुआ इन द केस ऑफ द एक्सियली लोडेड कॉलम मशीन फॉर फुल बेयरिंग फास्टनिंग कनेक्टिंग द कॉलम टू द बेस प्लेट इन ए गसेट बेस डिजाइन फॉर, तो ये जो डिजाइन किया जाता है क्या 50% ऑफ द कॉलम लोड के लिए। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी। 91 देखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए ग्रिलेज बेस इज चेक फॉर, तो यहाँ देखिए बात कर रहा है ग्रिलेज बेस की, तो यानी हम ग्रिलेज फुटिंग की बात करें तो ये जो मेन रूप से कहाँ प्रोवाइड किया जाता है, जहाँ पे सॉइल का स्ट्रेंथ क्या होता है बहुत ही पुअर होता है, तो वहाँ जो मेन रूप से हम चेक करते हैं बेंडिंग के लिए, शेयर के लिए, वेब क्रिपलिंग के लिए, कंप्रेशन के लिए ऑलरेडी क्या होता है सेटिस्फाई होता है, तो चेक करना पड़ता है बेंडिंग, शेयर एंड वेब क्रिपलिंग के लिए। तो 91 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी। उसका हम 92 देखेंगे। 92 देखेंगे। M60 structural steel tube has a radius of gyration 20 mm, the unbraced length up to which the tube can be used as a compression member। देखिए अब हम बोल रहा है लेंथ निकालने के लिए, इस केस में हम सिलेंडरनेस रेशियो का जो वैल्यू जानते हैं ये होता है लेमडा इक्वल टू 180। ठीक है, और इसका फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है L बटे रेडियस ऑफ जीरेशन, और R बराबर यानी रेडियस ऑफ जीरेशन बराबर 20 दिया हुआ है, तो L का वैल्यू यदि हम निकालें ये मीटर में है तो 180 इंटू 20 और इसको 10⁻³ से गुना कर देंगे तो ये मेरा क्या आ जाएगा मीटर में आ जाएगा। तो इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो ये जो मेरा निकल के आता है कितना 3.4
6। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए। उसके बाद हम 93 देखेंगे। 93 में एक कंप्रेशन मेंबर हैज ए सेंटर टू सेंटर लेंथ इक्वल टू 4 मीटर इफ फिक्स्ड एट वन इंड एंड हिंज एट द अदर इंड द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम। यहाँ पे बोल रहा है वन हिंज क्या होगा, एक साइड फिक्स्ड होगा एक साइड हिंज होगा, यानी इस केस की बात कर रहा है। यहाँ पे इस टाइप से मतलब ये यहाँ पे फिक्स होगा यहाँ पे हिंज होगा, तो यहाँ पे बात कर रहा है इफेक्टिव लेंथ क्या होगा। तो इस केस में जो देखते हैं हम जानते हैं एल इफेक्टिव बराबर होता है कितना, ये होता है 0.8 एल के। ठीक है, यहाँ पे 0.8 लिखेंगे, एल के जगह हम कितना लिख देंगे 4 लिखेंगे। ये जो मेरा निकल के आ जाएगा क्या 3.2 मीटर। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 93 का ये हो जाएगा बी। उसके बाद हम 94 देखेंगे। 94 में हमको दिया हुआ एलिमेंट डेट आर नॉर्मली सब्जेक्टेड कंबाइंड बेंडिंग एंड एक्सियल फोर्स आर। तो 94 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी कॉलम इन फ्रेम स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं कंबाइंड बेंडिंग एंड एक्सियल फोर्स दोनों क्या करते हैं यूज करते हैं। 95 देखेंगे। इन ए कंप्रेशन मेंबर प्लेट एलिमेंट में बकल लोकली बिफोर द इंटायर मेंबर फेल टू अवॉइड दिस विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेशन आर मेड। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कंप्रेशन मेंबर में जो पूरे इंटायर मेंबर फेल होने से पहले क्या होता है बकल हो जाता है। इसको बचाने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए थिकनेस ऑफ द मेंबर क्या करेंगे इन टर्म ऑफ लेंथ लिखेंगे और प्रोवाइड करेंगे थिकनेस इन टर्म ऑफ आउटस्टैंडिंग। यानी इसका जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा 1 and 4। यानी देखिए थिकनेस ऑफ द मेंबर इज टेकन इन टर्म ऑफ लेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर लेंगे और आउटस्टैंडिंग को हम क्या करेंगे डिक्रीज कर देंगे। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी। 96 देखेंगे। एन इलेक्ट्रिक पोल 5 मीटर हाइट इज फिक्स्ड इनटू द फाउंडेशन, इट कैरी ए वायर एट द टॉप एंड फ्री टू मूव साइडवे, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द पोल। देखिए यहाँ पे पोल की बात कर रहा है, वन इंड फिक्स है अदर इंड फ्री है। तो उस केस में जो मेरा होता है इफेक्टिव लेंथ ये क्या होता है एल इफेक्टिव जो होता है 2L के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे L इक्वल टू पोल का हाइट हो गया कितना 5, यहाँ पर हम 5 पुट कर देंगे तो इफेक्टिव लेंथ कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी। 97 देखेंगे। डिजाइन ऑफ ए सिंपल एलिमेंट इन स्टील यूज वन या मोर ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे देखिए बात कर रहा है जो हम डिजाइन करते हैं सिंपल एलिमेंट ऑफ स्टील तो किस बात का ख्याल रखते हैं, तो इसमें हम करते हैं फुल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को देखते हैं, बकलिंग क्राइटेरिया को देखते हैं, क्रॉसिंग या यील्ड क्राइटेरिया को देखते हैं। तो 97 का सही हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी 2, 3 और 4 क्या है सही है। उसके बाद 98 देखेंगे। 98 देखेंगे। द टाइप ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस इन द फाउंडेशन बोल्ट फिक्सिंग ए कॉलम टू इट्स फुटिंग इज। देखिए टाइप ऑफ स्ट्रेस जो इंड्यूस होता है इसमें टेंशन एंड शेयर होता है। तो ठीक है, यहाँ पे शेयर तो दिया नहीं है तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। 99 देखेंगे। स्टील कॉलम इन ए मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग कैरीज एन एक्सियल लोड ऑफ 125 न्यूटन, इट इज बिल्ट ऑफ 2 ISMC 350 चैनल कनेक्टिंग बाय लेसिंग, द लेसिंग कैरी लोड। तो देखिए लेसिंग में जो लोड जो होता है किसके वजह से ट्रांसवर्स शेयर फोर्स की वजह से, और ट्रांसवर्स शेयर फोर्स यानी इसको V से डिनोट करें तो ये जो मेरा होता है 2.5% होता है किसका एक्सियल लोड का। ठीक है, एक्सियल लोड का होता है 2.5%। तो इसका यदि हम लिखें 2.5/100 कर दें और एक्सियल लोड हमको कितना दिया हुआ ये दिया है 125, इसको 125 से मल्टीप्लाई कर दें तो यदि इसको सॉल्व करें तो ये मेरा आएगा 3.125 न्यूटन। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। फॉर ए कंप्रेशन मेंबर हैविंग द सेम इफेक्टिव लेंथ अबाउट एनी क्रॉस सेक्शन एक्सिस द मोस्ट प्रेफर सेक्शन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्ट्रेंथ। इसके लिए जो हम बेस्ट प्रेफर सेक्शन जो है ये है सर्कुलर ट्यूब। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो तैयार किए हैं। 100 क्वेश्चन तैयार करना इतना आसान नहीं होता है, तो फिर भी हम मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग भी हेल्प ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।